लेकिन मैंने इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताया। लेकिन उसी से क्यों? ऐसा क्या खास है उसमें? खास? वो सबसे खास है। मारिया और मेरा मिलन जरूरी है। वो जिस भेड़िए से संभोग करेगी वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि उसे कोई और नहीं हरा पाएगा। हर कोई उसका गुलाम होगा, यहाँ तक कि बाकी सारी भेड़िया नस्ल भी। मतलब मारिया भी हमारी दुनिया की है? फिर वो अभी तक हम लोगों से अलग क्यों थी? इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। डैड, फिर उसके पीछे तो बहुत से भेड़िए पड़े होंगे। हर कोई मारिया को पाना चाहेगा। ठीक कहा तुमने बेटे। हर भेड़िया उसकी खुशबू से मदहोश हो जाता है, लेकिन ये मौका किसी खास को ही मिलेगा। फिर मैं भी तो भेड़िया हूँ डैड। क्या मैं मारिया से? सोचना भी मत। उससे संबंध बनाने के लिए भेड़िए का महाशक्तिशाली होना जरूरी है। मैंने सालों से मारिया को पाने की तपस्या की है, खुद को ताप ताप कर लोहे से सोना बनाया है, तब जाकर मैं उसके लायक बना हूं। इतनी रात गए मुझे कौन कॉल कर रहा है? हेलो ठाकुर, अपने महल में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने बिल से निकलना होगा। ये आखिरी मौका है। विक्रांत और मारिया ज्यादा दूर नहीं है। अपने पुराने अड्डे पर है विक्रांत। हालत भी उसकी खराब है। ऐसे में तुम उसे आसानी से हरा सकते हो, लेकिन याद रहे, तुम जितनी देर करोगे मौका तुम्हारे हाथ से उतना छूटता चला जाएगा। एक अजीब और रहस्यमय आवाज ने राजवीर को हिला कर रख दिया। हेलो, तुम कौन बोल रहे हो? हेलो। क्या हुआ डैड? किसका कॉल था? पता नहीं, पर हमें अभी के अभी निकलना होगा। ये मौका नहीं छोड़ सकते। चलो जल्दी। एक मिनट डैड, मैं रिजू को बोल देता हूँ, वो लड़कों को तैयार कर लेगा। कोई जरूरत नहीं है। आज रात शिकार पर बस हम दोनों जाएंगे। राजवीर की हड़बड़ाहट अभिराज को हजम नहीं हो रही थी, लेकिन इस वक्त वो अपने पिता से ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे उनके गुस्से का अंदाजा था। राजवीर ने कार निकाली और एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया। कार दनदनाते हुए आगे बढ़ रही थी। आराम से डैड, आप गाड़ी बहुत तेज चला रहे हैं। जो तेज नहीं चलते वो दुनिया में बहुत पीछे रह जाते हैं। उधर विक्रांत जमीन पर लेटे हुए दर्द के मारे करहा रहा था। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है मारिया। ओह गॉड, तुम्हारे घाव में से खून बहना रुक ही नहीं रहा है। मेरे पट्टी बांधने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। जब तक मेरे घावों पर मरहम नहीं लगेगा मुझे आराम नहीं मिलने वाला। कोई तो रास्ता होगा ना यहाँ से निकलने का। तुम्हारे यहाँ पर कोई दूसरा घर नहीं है? हम यहाँ पर सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। अभिराज और उसके आदमी पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं हमें। पर तुम्हारी हालत खराब होती जा रही है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बाहर बहुत खतरा है। मारिया और विक्रांत इस वक्त बड़े से पाइप के अंदर बैठे हुए थे। अचानक तभी मारिया की नजर पाइप के बाहर घोर अंधेरे की तरफ गई। विक्रांत, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पर कोई है। क्या? कोई भी तो नहीं है वहाँ पर। नहीं, मैंने सच में देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे ऊपर नजर रख रहा है। सब तुम्हारा वहम है। ये जगह बहुत सुरक्षित है। यहाँ पर मेरे तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन ये विक्रांत की गलतफहमी थी। सुर्ख लाल आंखों की एक जोड़ी उन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए थी। मेरी लाइफ कितनी सिंपल थी, फिर अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। माँ और श्रेया कहाँ है मुझे इस बारे में मालूम तक नहीं है। पता नहीं वो दोनों जिंदा होंगे भी या नहीं। संभालो अपने आप को मारिया। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा नियति में था। क्या है नियति में? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी माँ दूसरी दुनिया की है। मैं और तुम भी दूसरी दुनिया के हैं, और इस दुनिया में हम दोनों के लिए बहुत खतरा है। दूसरी दुनिया? कैसी है ये दूसरी दुनिया? और फिर मैं यहाँ क्यों हूँ? तुम इसी दुनिया के लिए बनी हो। यहाँ ज्यादातर लोग इंसान की खाल में भेड़िए हैं, इसलिए पहचानना बहुत मुश्किल है। यहाँ इंसान भेड़ियों के गुलाम हैं, और तुम इस दुनिया में। विक्रांत, वहाँ कोई है शायद। हाँ, और वो इसी तरफ आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है विक्रांत। कहीं राजवीर और उसके लोग तो नहीं आ गए? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे? मारिया डर के मारे विक्रांत के पीछे छिपने लगी। घायल होने के बावजूद भी विक्रांत मारिया के सपोर्ट में खड़ा हो गया। अचानक तभी अंधेरे में से उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी।
नहीं नहीं विक्रांत, उस तरफ मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। एकदम शांत रहो, कुछ नहीं होगा। तभी अंधेरे के अंदर से एक बड़ी सी परछाई धीरे धीरे उन दोनों के करीब आने लगी। उसकी गहरी लाल सुर्ख आंखें थी, लेकिन अंधेरे के कारण उसका शरीर दूर से नहीं दिख पा रहा था। मत जाओ विक्रांत, ये राजवीर के आदमियों की कोई चाल हो सकती है। कुछ ही दूरी से एक खूंखार भेड़िए को उनकी ओर बढ़ता देख मारिया दंग रह गई। अभी अभी उनके साथ इतना कुछ हुआ था और अब एक नया भेड़िया उसके सामने था। ओह गॉड, हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना ही होगा। काम डाउन, हम इनसे बचकर नहीं भाग सकते। अब चाहे जो हो जाए, हमें किंग का सामना करना ही होगा। क्या? वो भेड़िया कुछ ही दूरी पर रुक गया और अपनी अंगारों जैसी लाल आंखों से मारिया को घूरने लगा। मारिया अचानक उस भेड़िए को अपने सामने देखकर डरी हुई तो थी ही, मगर उसे विक्रांत को देखकर ज्यादा हैरानी हो रही थी। आखिर अपने सामने इतना बड़ा खतरा देखकर भी विक्रांत शांत कैसे बैठ सकता था। तुमसे अभी एक अलग दुनिया का जिक्र किया था मैंने। ये वोल्कानो है, इंसानी भेड़ियों की दुनिया, और तुम्हारे सामने कोई मामूली भेड़िया नहीं बल्कि वोल्कानो के किंग सिकंदर हैं। विक्रांत की बातें मारिया को बेहद हैरत अंगेज लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इंसानों की दुनिया के अलावा भी एक ऐसी दुनिया होती है। इससे पहले कि मारिया विक्रांत की बातों पर रिएक्ट कर पाती, सामने खड़ा भेड़िया एक इंसान में तब्दील होने लगा। अब मारिया के सामने जो इंसान खड़ा था वो एक उम्र दराज लंबे सफेद बालों वाला राजा था, जिसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। तो आखिर तुम हमें मिल ही गए। सोचा नहीं था कि यहाँ इस हालत में मिलोगे, और वो भी इस लड़की के साथ। डैडा प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। विक्रांत के मुंह से डैड सुनकर मारिया शॉक्ड थी। हर पल उसे कुछ ऐसा देखने को मिल रहा था जिस पर विश्वास करना उसके लिए बेहद मुश्किल था। कितनी आसानी से तुमने सब कुछ भुला दिया। इस लड़की के लिए अपनी जान झोंकते हुए तुम्हें हमारे दर्द का एहसास नहीं होता? मेरा यकीन कीजिए डैड, मारिया बेकसूर है। अब कुछ नहीं सुनना हमें। आज हम इस लड़की की जान लेकर ही रहेंगे। सिकंदर बेहद गुस्से में मारिया की ओर बढ़ने लगा। मारिया की सांसें एकदम से तेज हो गई। उसे लगा कि मौत उसकी तरफ दौड़ती हुई आ रही थी। विक्रांत प्लीज हेल्प मी। विक्रांत अब भी जख्मी था, लेकिन वो मारिया को इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। वो मारिया के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो गया। मारिया तक पहुंचने से पहले आपको मेरा सामना करना पड़ेगा। तेजी से मारिया की ओर बढ़ रहे सिकंदर को विक्रांत ने जोरदार धक्का दिया। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। रास्ते से हट जाओ वरना अंजाम सही नहीं होगा। अंजाम चाहे जो हो, मैं मारिया को एक खरोंच तक नहीं आने दूंगा। सिकंदर विक्रांत की जिद को देखकर हैरान था, लेकिन वो किसी भी शर्त में मारिया को मार डालना चाहता था। सिकंदर ने एक रिवॉल्वर निकाली और मारिया पर निशाना लगाने लगा, लेकिन दोनों बार विक्रांत ने मारिया को सिकंदर के निशाने से किसी तरह बचा लिया था। हम आखिरी बार कह रहे हैं, हट जाओ सामने से। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें हमारी गोली का निशाना बनना पड़े। हम अपने ही बेटे का हत्यारा नहीं बनना चाहते। सिकंदर के बार बार चेतावनी देने के बाद भी विक्रांत डटकर खड़ा रहा। सिकंदर चाहकर भी मारिया को गोली नहीं मार पा रहे थे। एक बाप अपने बेटे के प्यार में बेबस था। इधर मारिया की धड़कनें तेजी से चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत के पिता उसे क्यों मारना चाहते थे। मारिया की आज से पहले उनसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी, फिर वो उसे किस बात का गुनहगार मानते थे। इतना कुछ चल ही रहा था कि तभी अभिराज और राजवीर वहां पहुंच गए। मारिया को खत्म करने आए अभिराज और राजवीर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां उनकी मुलाकात सिकंदर से होगी। गुस्से में आए ये दोनों सिकंदर के सामने भीगी बिल्ली की तरह पेश आने लगे और झुककर उन्हें सलाम किया। इतनी रात गए आप यहाँ? कोई परेशानी थी तो हमें याद कर लिया होता। अगर तुम लोगों ने अपना काम सही तरीके से किया होता तो हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जो चाहे हमें वो सजा दे सकते हैं। मारिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा था।
जिस राजवीर का दबदबा पूरे असम में था, वो विक्रांत के पिता के सामने कुत्तों की तरह पूंछ हिलाता हुआ खड़ा था। बेचारी मारिया बेहद हैरान थी। हम तुम्हें इस गलती को सुधारने का एक और मौका दे रहे हैं। आगे बढ़ो और मेरी आंखों के सामने इस लड़की को खत्म कर दो। राजवीर खुद भी मारिया को जान से मारना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि विक्रांत उसे ऐसा करने से रोकेगा। राजवीर सिकंदर के सामने उसके बेटे का विरोध नहीं करना चाहता था। अभी इस वक्त मेरा मतलब है कि हमें विक्रांत की हालत पर ध्यान देना चाहिए। तुम अभी इस लड़की को खत्म करो, वरना हम तुम्हें खत्म कर देंगे। जैसा आपका हुक्म। राजवीर ने अभिराज और बाकी गुंडों को इशारा किया। सभी एक साथ मारिया की ओर बढ़ने लगे। खबरदार, अगर किसी ने मारिया को हाथ भी लगाया तो। राजवीर के 3 गुंडे धीरे धीरे मारिया की ओर बढ़ने लगे थे। वे किसी तरह मारिया को खींचकर बाहर विक्रांत से दूर लाना चाहते थे, ताकि उसे मारना आसान हो जाए। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने आखिर तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? विक्रांत, मुझे बचाओ। विक्रांत मारिया को उन लोगों से बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन घायल विक्रांत 3 गुंडों का एक साथ सामना नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा छोड़ो उसे। डैड, ये आप सही नहीं कर रहे हैं। राजवीर के गुंडों को अच्छे से मालूम था कि वो विक्रांत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए उन लोगों ने जोरदार धक्का देकर विक्रांत को नीचे गिरा दिया और मारिया के बाल खींचकर उसे उठाने लगा। मारिया! मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ कि लौटकर कभी नहीं आऊंगी। सिकंदर, राजवीर और अभिराज बड़े आराम से खड़े होकर ये पूरा तमाशा देख रहे थे। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से इसका काम तमाम कर दो। शूट हर। राजवीर के ऑर्डर देते ही एक गुंडे ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और मारिया पर तान दी। अधमरी सी मारिया सिर्फ रो रही थी। मारिया को इस हालत में देखकर विक्रांत अपना आपा खोने लगा। उसने जोरदार हुंकार भरी। उसकी इस चीख की गरज सुनकर गुंडे के हाथ से रिवॉल्वर नीचे गिर गई। देखते ही देखते विक्रांत के नाखून और दांत बड़े होने लगे और शरीर पर जंगली भेड़िए की तरह बाल उगने लगे। वो गुंडे कुछ भी रिएक्ट कर पाते इससे पहले विक्रांत एक खूंखार भेड़िया बन चुका था। किसी को कुछ भी समझ आता इससे पहले विक्रांत ने उन गुंडों पर छलांग लगा दी और अपने नुकीले नाखूनों और दांतों से उन तीनों को चीर डाला। अपने आदमियों को इस तरह मरता देख राजवीर अपने गुस्से पर काबू न कर पाया और एक भेड़िए में बदलने लगा। विक्रांत ने इससे पहले भी राजवीर के कई गुंडों को मौत के घाट उतार दिया था। राजवीर इन सब का बदला लेना चाहता था। विक्रांत अभी उन गुंडों को मारकर शांत हुआ भी नहीं था कि राजवीर ने उस पर हमला बोल दिया। सिकंदर और अभिराज हैरानी से सब कुछ देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मारिया अधमरी सी वहां पड़ी थी। विक्रांत और राजवीर एक दूसरे को नोचने खरोचने लगे। विक्रांत पहले से ही घायल था और राजवीर के वार से वो ज्यादा लहूलुहान हो चुका था। राजवीर विक्रांत को घायल करके मारिया की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर विक्रांत ने पीछे से राजवीर पर जोरदार छलांग लगाई और उसे जमीन पर गिराकर अपने नाखूनों से उसका कलेजा चीर डाला। राजवीर अब मर चुका था। उस पूरी जगह पर अचानक से अजीब सा सन्नाटा छा गया। वहीं दूसरी तरफ कैदखाने में मौजूद रेखा और श्रेया के मन में खलबली मची हुई थी। वो जानती थी कि राजवीर अब खुद मारिया को मारने के लिए गया है। मारिया की चिंता में दोनों बेचैन हो रही थी। माँ, इन लोगों ने पहले आपको किडनैप किया, फिर मुझे, और अब मारिया के पीछे पड़े हैं। आखिर हमें सजा किस बात की मिल रही है? सालों पहले जो कुछ भी हुआ उसे ये लोग आज तक नहीं भुला पाए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस हादसे की सजा मेरी बच्चियों को मिलेगी। हादसा? कैसा हादसा माँ? श्रेया के तीखे सवाल सुनकर रेखा फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे नहीं मारा, मैंने सच में नहीं मारा। वो बस एक हादसा था।
इधर गुवाहाटी के जंगलों के बीच असम का सबसे पावरफुल इंसान बड़े मालिक यानी राजवीर मरा हुआ पड़ा था। बुरी तरह से जख्मी विक्रांत अब धीरे धीरे इंसान बनने लगा था। डैड, ये नहीं हो सकता। विक्रांत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपने बाप को यूं मरा हुआ देखकर अभिराज बेकाबू हो गया। वो उसी पल विक्रांत को जान से मार देना चाहता था। अभिराज तेजी से विक्रांत की ओर भागने लगा। उसने विक्रांत को जमीन पर पटका और उसे बुरी तरह पीटने लगा। तुमने मेरे डैड की जान ली है, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। आज तुम नहीं बचोगे। ऐसी सजा दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। अभिराज की आंखों में दुख और बदले की आग थी। उस अमावस्या की काली रात में उसने चांद की तरफ देखकर एक जोरदार चीख मारी। एक बार फिर अभिराज का शरीर भेड़िए में बदलने लगा। उधर विक्रांत घायल था, लेकिन उठने की कोशिश कर रहा था। अभिराज ने जोर से दहाड़ मारकर विक्रांत पर छलांग लगा दी। विक्रांत को लगा था कि अब वो नहीं बचेगा। हवा में उछल कर आ रहे भेड़िया अभिराज की आंखों में उसे अपनी मौत दिखाई दे रही थी। तभी सिकंदर बीच में कूदा और उसने विक्रांत को धक्का मार दिया। विक्रांत वहां से करीब 15 फीट दूर जाकर गिरा। उसने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा तो उसे समझ में आया कि वो अभिराज के वार से बाल बाल बच कैसे गया। कर क्या रहे हो विक्रांत? आखिर है कौन ये लड़की? ये तुम्हें अपनों से ज्यादा प्यारी है। आप जो भी समझो, मेरे जिंदा रहते हुए इसे कोई छू भी नहीं पाएगा। अच्छा, इतनी मोहब्बत। और वो दिन भूल गए जब किसी इंसान की वजह से ही हमने हमारे अपनों को खोया था। इस वक्त मैं बस इतना जानता हूँ कि मारिया मेरे लिए बहुत जरूरी है, और इसे बचाने के लिए अगर मुझे मरना भी पड़े तो मंजूर है। विक्रांत की हालत ठीक नहीं थी, फिर भी मारिया को बचाने के लिए उसका जुनून साफ दिखाई दे रहा था। मारिया उसे चुपचाप देखे जा रही थी। उसके दिल में विक्रांत के लिए लगाव और बढ़ गया था। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस लड़की का मरना तो आज तय है। अपना पहला वार चूक जाने के बाद अभिराज अब और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सिकंदर ने विक्रांत को क्यों बचाया। वो इस बार और तेजी से विक्रांत की तरफ बढ़ने लगा। रुको अभिराज, रुक जाओ। अभिराज किंग का ऑर्डर सुनकर तुरंत रुक गया। उसकी गुस्से भरी आंखें अभी भी विक्रांत के ऊपर ही जमी थी, लेकिन वो चाहकर भी किंग के खिलाफ नहीं जा सकता था। ये नहीं जानता ये क्या कह रहा है। इसे एक मौका दिया जाना चाहिए। जब ये होश में आएगा तब इससे बात करेंगे। अभिराज ने अपने गुस्से को थोड़ा कम करने की कोशिश तो की थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो विक्रांत से बदला लेकर रहेगा। जैसा आप ठीक समझे। वैसे भी इस लड़की की माँ रेखा मेरे कैद खाने में है और मैं अब उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर आप कहे तो मैं अभी जाकर उसका काम तमाम कर दूं। कब तक हम यूं ही बदले की आग में चलते रहेंगे? तुम्हारा गुस्सा जायज है अभिराज, लेकिन हर काम का एक सही समय होता है। हमारा समय भी बहुत जल्द आएगा। सिकंदर ने अभिराज को देखा और हामी में गर्दन हिला दी। उसकी आंखों का इशारा अभिराज समझ गया था और उसने चुप रहना ही ठीक समझा। उधर मारिया विक्रांत को संभाल रही थी। विक्रांत, उठो और चलो हमारे साथ। अभिराज, इस मारिया को भी उठाकर ले चलो। विक्रांत को ना चाहते हुए भी सिकंदर की बात माननी पड़ी, क्योंकि अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो अभिराज और अपने पिता सिकंदर का सामना कर पाए। सब लोग किंग के पीछे पीछे वहां से अभिराज की हवेली की तरफ निकल पड़े। उधर कैद खाने में परेशान हो चुकी श्रेया ने अपनी माँ के सामने सवालों की झड़ी लगा दी थी। माँ, कुछ तो बोलो, क्या हो रहा है ये सब? क्यों ये लोग हमारी जान के पीछे पड़े हैं? मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बस पता नहीं वो कैसे। क्या नहीं किया जानबूझकर माँ? बहुत सालों पहले मेरे हाथों विक्रांत की माँ का खून हुआ था, लेकिन ये श्रेया शॉक्ड रह गई। उसे अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या खून? इसीलिए ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं? नहीं, खून मैंने नहीं किया था। इन सबको गलतफहमी हुई थी। रेखा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो अपने आप को गलत साबित करने की पूरी कोशिश कर रही थी। श्रेया अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। उसे माँ की इस करतूत पर गुस्सा आ रहा था। अब क्या फायदा ये सब बताने का? आपकी इस एक गलती की वजह से हम सब मुसीबत में पड़ गए हैं आज। तो अब तुम भी मुझे गलत समझ रही हो ना? मुझे फंसाया गया था और तब भी किसी ने मेरी बात नहीं सुनी थी। कैद खाने के दरवाजे खोल दो।
एक आदमी ने भागकर कैद खाने का दरवाजा खोल दिया। रेखा और श्रेया अचानक से आई अभिराज की आवाज से शॉक्ड हो गई थी। उन्होंने देखा अभिराज, सिकंदर, विक्रांत और मारिया उन्हीं की तरफ आ रहे थे। मारिया ने जैसे ही अपनी माँ और बहन श्रेया को देखा, उसकी आंखों से आंसू आ गए। माँ, दीदी, तुम यहाँ? तुम ठीक तो हो ना? मारिया, मारिया। मारिया वहां से भागकर कैद खाने के पास जाने लगी, लेकिन उसे तुरंत ही अभिराज के लोगों ने पकड़ लिया। मारिया चिल्लाती रही और उधर उसकी माँ का दिल भी उसे देखकर पसीज गया। अभिराज गुस्से में आगे बढ़ रहा था। उसकी तीखी नजरें सिर्फ रेखा के ऊपर ही थी। आज तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलेगी। अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। पहले तू मरेगी, फिर मरेगी तेरी दोनों बेटियां। अभिराज रेखा को मारने के लिए कैद खाने में घुस गया। विक्रांत उसे रोकना चाहता था, लेकिन वो इस हालत में नहीं था। अभिराज को गुस्से में आता देख रेखा और श्रेया घबरा गई। नहीं, प्लीज मेरी माँ के साथ कुछ मत करो। उन्होंने कुछ नहीं किया है, प्लीज। कुछ नहीं किया है? हत्यारी है ये। इसे इसके किए की सजा तो मिलेगी। प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो। मारिया रोते हुए बार बार चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। अभिराज को सिकंदर की बात सुनकर और जोश में आ गया था। वो जोर से चिल्लाया और खूंखार आंखों से घूरता हुआ सीधा रेखा को मारने के लिए दौड़ पड़ा। श्रेया ने अभिराज को अपनी माँ की तरफ आते देखा। उसी वक्त माँ के सामने आ गई। अभिराज ने जोर से वार किया और सीधा श्रेया का गला चीर दिया। मारिया की आंखों के सामने उसकी बहन की लाश पड़ी थी। अभिराज के एक ही वार ने उसका गला चीर दिया था। चारों तरफ खून ही खून हो गया था। यह सब इतना जल्दी हुआ था कि रेखा को अब तक कुछ समझ में नहीं आया। मारिया जोर से चिल्लाई और लोगों को हटाते हुए सीधा श्रेया के पास पहुंच गई। ये क्या हो गया दीदी? दीदी, ये क्या हो गया? मारिया बिलख बिलख कर रो रही थी। रेखा ने जैसे ही श्रेया की हालत देखी, वो बेहोश हो गई। मारिया की जुबान कांपने लगी थी और उसके मुंह से एक एक शब्द भी बड़ी मुश्किल से निकल रहा था। कोई इसे हॉस्पिटल ले चलो, कोई एम्बुलेंस बुलाओ प्लीज। अभिराज को जब एहसास हुआ कि उसके हाथों से रेखा की जगह श्रेया मारी गई, तब उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगा। श्रेया की मौत का उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सिकंदर के सामने अपने आप को वफादार साबित करना चाहता था, लेकिन उसका ये वार भी सही साबित नहीं हुआ। दीदी, मुझे माफ कर देना। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने हमेशा आपको गलत समझा, कितना कुछ कहा। मैं गलत थी, बहुत गलत थी। ये सब क्या हो गया माँ? मारिया अपनी माँ से गले मिलकर फूट फूट कर रोना चाहती थी। उससे पहले ही अभिराज के लोग वहां आ गए। उन्होंने मारिया को वहां से उठाकर साइड में पटक दिया और रेखा के मुंह पर पानी के छींटे मारे। रेखा को होश आ गया था। उसका शरीर सुन्न हो चुका था, होठ कांप रहे थे और आंखों से आंसू गिर रहे थे। रेखा अपने आप को मन ही मन कोस रही थी। उसी की वजह से आज उसकी बड़ी बेटी उसके सामने मरी पड़ी थी। वहां खड़े किसी भी आदमी पर उनके इन इमोशंस का कोई असर नहीं हो रहा था, मानो इंसानी रिश्तों की उन लोगों के लिए कोई अहमियत ही नहीं थी। आखिर कब तक बचेगी तू रेखा? अगला नंबर तेरा ही होगा। ये देख, तुझे छुड़ाने वाला विक्रांत। ये बेचारा खुद अपने आप को नहीं बचा पा रहा है। तुझे क्या खाक बचाएगा? तेरे पूरे खानदान की मौत मेरे हाथों से ही लिखी हुई है। अभिराज गुस्से में अपने कदम एक बार फिर रेखा की तरफ बढ़ा रहा था। रुको अभिराज। अब तक सब कुछ चुपचाप देख रहे वुल्फ किंग सिकंदर ने ऊंची आवाज में अभिराज को इशारा किया। अभिराज को एक बार फिर ना चाहते हुए भी रुकना पड़ा। ऐसा करने से तो ये मर जाएगी, लेकिन शिव कन्या के साथ न्याय नहीं होगा। ये मेरा शिकार है अभिराज,
इसने मेरी शिव कन्या को मारा है। इसे मेरे हाथों से ही मरना होगा। जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। इसे वुल्फानो ले जाने की तैयारी करो। वोल्फानो की बात सुनते ही अभिराज की आंखें बड़ी हो गई। विक्रांत भी शॉक्ड हो गया था। मारिया और रेखा अभी भी श्रेया की मौत से उबर नहीं पाए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि सिकंदर किस बारे में बात कर रहा है। वुल्फानो? क्या इस छोटे से काम के लिए वुल्फानो जाना होगा? इन्हें तो इसी कैद खाने में खत्म किया जा सकता है। अभिराज, तुम बहुत समय से शहर में हो। शायद तुम वुल्फानो के नियम भूल गए, इसलिए ऐसी बचकानी बातें कर रहे हो। माफी चाहता हूँ, लेकिन सिकंदर ने उसे घूर कर देखा। उसकी एक नजर अभिराज की घबराहट बढ़ाने के लिए काफी थी। अभिराज की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे एक भी शब्द कह पाए। जैसा मैं कह रहा हूँ चुपचाप ऐसा करो। डालो इसे गाड़ी में। विक्रांत और इस लड़की को भी साथ लेकर चलो। विक्रांत की हालत अब सुधर रही थी। वो उठकर खड़ा हो गया। इसे जाने दीजिए। इसके बदले में आपको जो चाहिए मैं ला कर दूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं विक्रांत कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन तुम्हारी ये चाहत पूरी नहीं होगी। चलो वुल्फानो, बहुत दिनों से वहां नहीं गए तुम। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है वापस वहां जाने की। मैं जहां हूं ठीक हूं। आप बस रेखा और मारिया को छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूं मैं कभी आपको दिखाई नहीं दूंगा। इतने दिनों से मैं इसे ढूंढ रहा था और इतनी आसानी से छोड़ दूं? पुरानी बातों को दोहराने से अब कोई फायदा नहीं है। बस इतने दिन से बहुत मनमानी कर ली है तुमने। अब वक्त आ गया है तुम्हारी वापसी का। जल्दी करो। अभिराज के लोगों ने जबरदस्ती रेखा और मारिया को उठाकर गाड़ी में डाल दिया। अभी भी उन्होंने उन दोनों को जंजीरों से बांध रखा था। विक्रांत चुपचाप सिकंदर के साथ दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ गया। वो सब लोग हाईवे के काफी दूर बने गुवाहाटी के घने जंगल में पहुंच गए थे। रेखा एक जिंदा लाश की तरह बैठी थी। उसे इस बात पर यकीन नहीं था कि श्रेया अब इस दुनिया में नहीं है। वही मारिया के लिए मौत देखना अब आसान हो गया था। उसने विक्रांत के साथ रहकर इससे पहले बहुत लोगों की मौत देखी थी। वो बस अपनी किस्मत को कोस रही थी, जिसकी वजह से उसने अपनी बहन को खो दिया। रेखा पूरी तरह से हार मान चुकी थी, लेकिन अभी भी मारिया को विक्रांत से उम्मीदें थी। विक्रांत चाहता था कि वो मारिया और उसकी मां को लेकर वहां से भाग जाए, लेकिन वो बेबस था। उसके पास वोल्फानो किंग सिकंदर का आदेश मानने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ ही देर में वो लोग जंगल में बने सिकंदर के महल के पास पहुंच गए। ये एक डरावना जंगल था। कहीं भेड़ियों के रोने की आवाज थी तो कहीं चिल्लाने की, कहीं किसी जानवर की गुर्राहट तो कहीं दूर से किसी सियार की हूल सुनाई दे रही थी। मारिया ये सब सुनकर घबरा रही थी, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए वो जगह आम थी। अब वो इंसानी भेड़ियों की नगरी वोल्फानो में थे। घने जंगलों के बीच सिकंदर का ये राजमहल था। यहाँ बरसों से उसका राज था। संकरे रास्तों पर जंगली झाड़ियों और पेड़ों के बीच भयानक जंगली जानवरों की चीख पुकारों से होते हुए एक खतरनाक रास्ता उस राजमहल तक जाता था। कभी विक्रांत और रेखा भी यहाँ रहा करते थे। रेखा जहाँ मन ही मन बुदबुदाए जा रही थी, वही अब तक उसकी बेटी मारिया के लिए यह सब एक भयानक सपने से कम नहीं था। कैसी अजीबोगरीब जगह है ये। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। माँ का किडनैप होना, बहन का मरना, वो सपने आना, विक्रांत का भेड़िया होना, एक के बाद एक न जाने कितने झटके दिए मुझे लाइफ ने। इन सभी ख्यालों से जूझते हुए लड़खड़ाते कदमों के साथ मारिया बस उन आदमियों के पीछे चले जा रही थी। तभी अचानक वो सब रुक गए। रेखा, ले देख, वही दुनिया जिसको तू एक दिन छोड़कर भागी थी। वक्त ऐसा बदला कि आज तू फिर यही खड़ी है। सिकंदर ने रेखा के बाल खींचकर नीचे झुकी उसकी गर्दन को सीधा कर ऊपर देखने का इशारा किया। क्यों, डर गई? रेखा अपनी खाली निगाहों से सामने देखती रही। तुरंत उसे अपने बीते लम्हों के सारे मंजर याद आ गए। पल भर में उसकी आंखों में आंसू उतर आए। सिकंदर, यहाँ मुझे मेरी किस्मत नहीं बल्कि तेरी मौत लाई है। रेखा कुछ और बोल पाती इससे पहले ही अभिराज ने एक जोर का तमाचा रेखा के जड़ दिया। बदतमीज औरत, हमारे मालिक से ऐसे बात करेगी तू?
अभिराज जोर की एक लात रेखा के पेट में मारने ही वाला था कि विक्रांत उसे रोकते हुए बोला। तुझे इतनी भी तमीज नहीं कि अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं? विक्रांत अभिराज को घूर कर देखने लगा। अभिराज थोड़ा सकपका गया और उसने अपने कदम पीछे हटा लिए। ये कौन सी गुफा है? ये जगह? ये कोई गुफा नहीं बल्कि मेरा द ग्रेट वुल्फ सिकंदर का एम्पायर है। ये कहते ही सिकंदर ने उस गुफा के दाएं ओर बने एक निशान पर अपना हाथ रखा। वो खंडर गुफा एकदम से रोशन हो गई थी। वो रास्ता एक रॉयल पाथवे लग रहा था। देखो मारिया, ये है मेरी दुनिया। इतना बोलकर सिकंदर आगे बढ़ा। मारिया भी हैरान निगाहों से उस रास्ते को देखने लगी। वो सब गुफा के आखिर में पहुंच चुके थे। वहां एक आलीशान दरवाजा था। सिकंदर की चुटकी बजाते ही वो अपने आप खुल गया। उस दरवाजे के दूसरी ओर बेहद हाईटेक दुनिया थी। सिकंदर के साथ जैसे ही उन्होंने दरवाजा क्रॉस किया, वो दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो गया। नो, प्लीज ओपन द डोर। फिर मारिया पीछे मुड़ी और दरवाजे पर हाथ मारकर उसको खोलने की कोशिश करने लगी। ए लड़की, तू क्या सोचती है? तू यहाँ से वापस बाहर चली जाएगी? ये हम भेड़ियों की दुनिया है। यहाँ हर कोई हमारी मर्जी से आता है और हमारी ही मर्जी से जाता है। नहीं अभिराज, अगर ये कोशिश करना चाहती है तो कर ले। इसको खुद समझ आ जाएगा। हाँ मालिक। महाराज सिकंदर की जय हो, महाराज सिकंदर की जय हो, महाराज सिकंदर की जय हो। आज मेरी नहीं, अपने राजकुमार की जय बोलो। क्या विक्रांत लौट आया? अरे ये देखो, ये तो रेखा है ना। ये डायन आज महाराज की चपेट में आ ही गई। अब हमारे नए राजा इसे सबक सिखाएंगे। भीड़ की बातें सुनकर अभिराज मन ही मन गुस्से से भर गया। अच्छा, तो अब ये विक्रांत राजा बनेगा। मैं भी देखता हूँ कैसे। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये हत्यारीन आपके सामने है। इसे ऐसी मौत मारूंगा कि दोबारा कभी कोई भी मेरे एम्पायर में भूल नहीं सकेगा। ले जाओ इस रेखा को यहाँ से, डाल दो काल कोठरी में। ना तो इसे खाना दिया जाए और ना ही पानी। और हाँ रेखा, तेरे लिए एक और तोहफा, 100 कौड़े की सजा। खाल खींच लो इसकी। नहीं अंकल, प्लीज मेरी माँ को मत तड़पाओ, प्लीज। मारिया सिकंदर के पैरों में गिर गई। तभी अभिराज ने गुस्से से मारिया को बाल पकड़कर अपनी ओर खींचा। महाराज बोल लड़की, ये हमारे राजा है, इंसानी भेड़ियों की दुनिया, वुल्फानो के सम्राट। आगे से अगर अंकल कहा तो। अभिराज से इशारा पाते ही तुरंत वहां खड़े सिपाही रेखा को काल कोठरी में बंद करने के लिए ले गए। मारिया और उसकी मां के साथ ऐसी बदसलूकी देखकर विक्रांत गुस्से से भर गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और वोल्फानो के राजा सिकंदर की ओर देखा। ये रेखा वो डायन है जिसने तेरी माँ यानी मेरी बीवी को मारा। मेरे बेटे, मेरे जिगर के टुकड़े को मुझसे इतने सालों तक दूर रखा। अब इसका हिसाब। आपके जिगर का टुकड़ा आपसे दूर रहकर भी खुश था महाराज। आखिर क्यों आपने उसकी जिंदगी को? विक्रांत की बात पूरी होती उससे पहले ही सिकंदर ने उसके होठों पर अपना हाथ दिया। बाप हूं मैं तेरा, चिंता होती है तेरी। और वैसे भी अगर ये तुझे नहीं लेकर गई होती तो आज तू यहाँ का राजा होता। जो तब नहीं हो पाया वो अब होगा। विक्रांत सिकंदर की बात सुनकर वहां से इरिटेट होकर चला गया। इतने में ही अभिराज ने मारिया की तरफ गंदी निगाहों से देखा। इस मारिया का क्या करना है मालिक? मेरी तरफ से ये इस पूरे राज्य के लिए प्रसाद है। मिल बांट के खाओ इसे। तभी वहां खड़ी हेड मेड आगे बढ़ी। उसने सिकंदर के आगे सर झुकाया। सिकंदर के इशारे पर मारिया को अपने साथ ले गई। रात हो गई थी। विक्रांत कमरे में इधर उधर टहल रहा था। रेखा और मारिया की इस हालत की वजह से उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। ये कहां फंस गया मैं? मेरा ये खूंसड़ बाप! अब कुछ भी करके मुझे यहाँ से मारिया और उसकी माँ को बचाना होगा। इधर विक्रांत वोल्फानो से बचकर निकलने के लिए मन ही मन अपना प्लान बनाने की कोशिश कर रहा था।
उधर मारिया एक अंधेरे कमरे में बेसुध बैठी एकटक उस कमरे की दीवार को देखे जा रही थी। कमरे के बाहर काफी टाइट सिक्योरिटी थी। जिंदगी भर यहीं सड़ना है मुझे अब। पास में हुई पैरों की आहट से मारिया और डर गई। कौन हो सकता है ये कहीं? तभी कमरे के दरवाजा खुला और सामने हेडमेड रमना आ गई। ए लड़की, चल अब अपनी ड्यूटी पर जा। बहुत मातम मना लिया। आज की रात तू हमारे उल्फानों के मिनिस्टर्स को खुश करेगी। चल अब अपने कपड़े उतार। जब हेडमेड रमना के कहने पर भी मारिया ने अपने कपड़े नहीं उतारे तो मेड के हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगे। मारिया डर के पीछे सरकने लगी थी। रमना ने उसका हाथ मरोड़ दिया। हाथ छोड़ो मेरा। मारिया बेबस होकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रमना की पकड़ काफी मजबूत थी। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। ए लड़की, जल्दी से अपने कपड़े उतार। महाराज के चहेते मंत्री बस 10 मिनट के अंदर यहाँ। तुम भी एक औरत हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हेडमेड ने तभी मारिया के बाल पकड़कर खींचे और एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। आगे से कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लेना। और हाँ, औरत हूँ इसलिए बता रही हूँ कि बात मान जा, वरना यहाँ मुझे अपने तरीके आते हैं। रमना ने ताली बजाई। तभी बाहर से कुछ और मेड रूम में आ गई। उनके हाथों में कुछ सामान था। रमना ने एक मेड के हाथ से ड्रेस लेकर मारिया के ऊपर फेंकी। ये ले, जल्दी से इन कपड़ों को पहनकर तैयार हो जा। वो सब आते ही होंगे। और हाँ, याद रखना, कोई चालाकी नहीं चलेगी, समझी? जितनी ताकत है उतनी लगा लो, लेकिन जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं होगा। मारिया ने वो कपड़े और सारा सामान जमीन पर फेंक दिया। तेरी ये मजाल, तो जैसी लड़कियों की अकड़ कम करना मैं अच्छे से जानती हूँ। अब देख क्या हश्र करूंगी मैं तेरा। रमना ने कमरे में खड़ी बाकी मेड से गुस्से से कहा, अरे ओ, जरा लड़की को जन्नत तो दिखाओ। सारी मेड एक साथ आगे बढ़ी। उन्होंने मारिया के कपड़े पूरी तरह से फाड़ दिए। मारिया के शरीर पर अब एक चिंदी भी नहीं थी। उसने खुद को अपने हाथों से ढककर शर्म से आंखें बंद कर ली। वैसे राजा की नजर बहुत तेज है। क्या तन पाया है इसने। इसीलिए तो नया राजा पगला गया है इसके लिए। बचाओ मुझे, आई नीड हेल्प। कोई तो बचाओ, विक्रांत। लेकिन साउंड प्रूफ रूम होने की वजह से बाहर आवाज नहीं जा पा रही थी। वहाँ खड़ी सारी मेड मारिया का मजाक बनाने लगी। कितनी बेवकूफ है ये लड़की। अब तो हर रात तुझे यही करना है। चीख जितना चीखना है, यहाँ कोई नहीं सुनने वाला। रस्सी दो मुझे। रमना ने मारिया को बिना कपड़ों के एक बेड पर बांध दिया। मारिया डर से कांपने लगी। मुझे कोई तो बचाओ, बचाओ। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और 4 इंसानी भेड़िए उस कमरे में आ गए। वो बेहद भूखी नजरों से मारिया को देख रहे थे। मारिया डर कर कांपने लगी। क्या गजब का माल है, कसम से आज की रात बहुत रंगीन होगी। जॉन, रोहन और जैक भी मारिया के बदन को घूरते रहे थे। उनकी लंबी जीभ से लार टपक रही थी। उधर विक्रांत अपने कमरे में बैठा वहां से निकलने का प्लान सोच रहा था। तभी वहां सिकंदर आ गया। यहाँ क्यों आए हैं आप? बापू तुम्हारा तुमसे मिलने भी नहीं आ सकता। बाप तो बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करता है, लेकिन आप? सॉरी टू से, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। सिकंदर जबरदस्ती विक्रांत के गले लग गया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। विक्रांत, कुछ ही दिनों बाद तुम यहाँ के राजा। सिकंदर अभी बोल ही रहा था कि विक्रांत को कुछ आवाज सुनाई देने लगी। विक्रांत ने अपने कान बंद कर लिए। उसके अपने सहन में मारिया के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। इसका मतलब मारिया किसी मुश्किल में है। मुझे उसे बचाना ही होगा। अगले ही पल विक्रांत का शरीर भेड़िए में बदलने लगा। सिकंदर यह सब कुछ बहुत गौर से देख रहा था। तभी विक्रांत रूम से बाहर जाने लगा। रुक जाओ विक्रांत, ये मत भूलो कि ये मेरा साम्राज्य है।
मेरी मर्जी के बिना तुम भी यहां से नहीं जा सकते। सिकंदर की बात पर विक्रांत ने एक फीकी सी स्माइल पास की और तेज कदमों से अपने रूम से निकल गया। विक्रांत ने अपने पिता की एक नहीं सुनी और उस कमरे से बाहर जाने लगा कि तभी सिकंदर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पिताजी, अभी के लिए मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, वरना मैं भी नहीं जानता कि मैं आपके साथ क्या कर गुजरूंगा। ना जाने क्यों विक्रांत के अंदर इस समय एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो बस इस समय किसी भी तरीके से मारिया से मिलना चाहता था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे सिकंदर के बगल से निकलकर मारिया के कमरे की तरफ चला गया। पता नहीं अब कौन सी मुसीबत मोल लेने गया है ये। अगर ऐसे ही ये लड़का अपनी मनमानी करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये मुझे बर्बाद कर देगा। वही दूसरी तरफ मारिया अपने आप को उन तीनों भेड़ियों से बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो मुझे प्लीज। मारिया रो रो कर बिलख रही थी, लेकिन उन भेड़ियों की जीभ लगातार उसके बदन को चाट रही थी। उसमें से एक भी भेड़िए को उस पर तरस नहीं आया और वो लगातार उसके शरीर को चाटते रहे। तभी एक खतरनाक दहाड़ उस आलीशान कमरे में गूंज गई। भेड़िया बने विक्रांत की दहाड़ सुनते ही वो तीनों भेड़िए चौंक गए। विक्रांत उनके सामने खड़ा होकर उन सबको घूर घूर कर देखने लगा तो उन भेड़ियों ने भी गुर्राते हुए मारिया को एक तरफ फेंका और विक्रांत पर एक साथ टूट पड़े। उनमें से एक भी भेड़िया विक्रांत के सामने टिक नहीं पाया और कुछ ही देर में सारे भेड़िए जमीन पर पड़े थे। जमीन पर गिरते ही वो भेड़िए अपने इंसानी रूप में आ गए। विक्रांत भी अपने असली रूप में लौट आया। इससे पहले कि वो तीनों उठते, विक्रांत ने बेडशीट को खींचकर मारिया के शरीर पर लपेट दिया। डरी सहमी सी मारिया ने रोते हुए विक्रांत को पकड़ लिया। मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। विक्रांत, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। वोल्फानो के नियम को तोड़ रहे हो तुम। जैक, सही कहा तुमने। इसे इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। विक्रांत, तुम जानते हो या कोई भी भेड़िया किसी भी गुलाम के साथ कुछ भी कर सकता है। तुमने हमारे बीच में पड़कर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। थॉमस ने इतना कहा ही था कि तभी सिकंदर उस कमरे में दनदनाते हुए आया। आज तक जिसने भी इस जगह के नियम को तोड़ा है उसे सजा मिली है। विक्रांत, क्या हुआ अगर तुम राजकुमार हो तो? यहाँ पर सभी के लिए एक ही नियम है, इसलिए तैयार हो जाओ सजा के लिए। सिकंदर की बात सुनकर विक्रांत दहाड़ते हुए सिकंदर के सामने आकर खड़ा हो गया। पिताजी, एक नियम और भी है वोल्फानो में, अपने साथी का किसी भी हाल में साथ देने का नियम। क्या साथी? और वो भी ये लड़की? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? पिताजी, मारिया कोई गुलाम नहीं है, वो मेरा प्यार है, और अगर अब उसे किसी गुलाम की तरह देखा गया तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। विक्रांत की बात सुनकर सिकंदर को बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम जानते हो ना कि तुम किसके सामने खड़े हो विक्रांत? हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। विक्रांत ने जैसे ही ये कहा, वहां खड़े तीनों आदमियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो विक्रांत की तरफ बढ़ते, लेकिन तभी सिकंदर ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा विक्रांत। इस 2 टके की लड़की के लिए तुम आज हमें बेइज्जत कर रहे हो। एक दिन यही लड़की तुम्हें हमसे भी कई गुना ज्यादा बुरे तरीके से बेइज्जत करवाएगी, देख लेना। अपना मुंह बंद करो और दफा हो जाओ। ये सुनकर वो सभी मारिया और विक्रांत को घूरते हुए वहां से बाहर निकल गए। सिकंदर भी उन सब के साथ उस कमरे से बाहर आया और उन तीनों के गुस्से से भरे चेहरे की तरफ देखने लगा। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए हमने विक्रांत से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो एक गुलाम के लिए हमारे साथ ऐसे बर्ताव कैसे कर सकता है? थॉमस और जैक ने भी रोहन की बातों में हाँ में हाँ मिलाई। जानता हूँ। रही बात विक्रांत की, तो उससे मैं खुद बात करूंगा। तुम सब अभी के लिए जाओ और आराम करो। सिकंदर का दिलासा सुनकर वो तीनों वहां से दबी मुस्कान लिए निकल गए। विक्रांत, तुम्हें अपने ही लोगों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। वही उन सब के जाते ही मारिया फूट फूट कर रोने लगी। विक्रांत जल्दी से उसके पास आया और उसने मारिया को गले से लगा लिया। मारिया, प्लीज चुप हो जाओ, सब कुछ ठीक है। देखो,
मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास। अब शांत हो जाओ, आगे से तुम्हें कोई भी परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। विक्रांत, काश मैं यहाँ आती ही नहीं। इस सब से तो अच्छा ये होता कि सिकंदर मुझे और मेरी माँ को पहले ही मार देता। कम से कम मुझे ये सब तो नहीं झेलना पड़ता। इतना कहकर मारिया वही जमीन पर बैठकर और ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी। विक्रांत, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? अगर उन्हें हमें मारना होता तो इतना दर्द देने की क्या जरूरत है? मारिया को ऐसा रोता बिलखता हुआ देखकर विक्रांत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने नीचे बैठकर मारिया को गले से लगा लिया। मारिया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझ पर विश्वास रखो। जहां विक्रांत मारिया को दिलासा देने में लगा हुआ था, वहीं रमणा उनके कमरे के बाहर छुपकर उन्हें देख रही थी। विक्रांत को मारिया के इतने करीब देखकर वो गुस्से से भरी नजरों से मारिया को घूरने लगी। उसकी आंखों को देखकर साफ लग रहा था कि अगर उसका बस चलता तो वो मारिया की जान अभी के अभी ले लेती। इस लड़की का तो कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। बस बहुत हो गया, अब की बार मेरे शिकंजे से बाहर नहीं जा पाएगी ये। रमना दरवाजे पर खड़ी अपने मन ही मन मारिया को मारने के सपने देख रही थी। इस बात से अनजान कि कोई था जो उस पर अपनी नजरें जमाए हुए था। क्या देख रही हो रमणा? अभिराज रमणा को विक्रांत और मारिया के कमरे में झांकता हुआ देख चुका था। वो अचानक से उसके पास आया और उससे सवाल करने लगा। रमणा अभिराज को अचानक अपने पास देखकर घबरा गई। इससे पहले कि वो अपनी सफाई में कुछ कह पाती, अभिराज ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। रमणा, इन्हें इतना करीब देखकर जो भी सोच रही हो अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मारिया जितनी बला की खूबसूरत है ना, उतनी ही तेज तरार भी। तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। नहीं, वो मैं किसी काम से यहाँ आई थी तो। विक्रांत को उस लड़की ने अपनी चुंगल में फंसा रखा है। वैसे भी तुम हो ही कौन? मारिया ठहरी विक्रांत की एकदम खास, और तुम एक छोटी मोटी नौकरानी। खैर छोड़ो, मुझे क्या। अभिराज रमणा के दिमाग में लगी जलन की चिंगारी को और भी ज्यादा भड़का गया। उसने अपने मन ही मन मारिया को विक्रांत से दूर करने के बारे में सोच लिया था। मैं जानती हूँ विक्रांत वो चांद है जो दिखता तो है हर घर की खिड़की से, मगर हर किसी के आंगन में उतरता नहीं। लेकिन एक दिन ये चांदनी विक्रांत को अपना बनाकर ही रहेगी, बस देखते जाओ। जहाँ एक तरफ नई साजिश की बू उठ रही थी, वहीं दूसरी तरफ मारिया रोते रोते विक्रांत की बाहों में चैन से सो चुकी थी। विक्रांत बैठा मारिया के चेहरे पर हाथ फेरते हुए मन ही मन कुछ सोच रहा था। मारिया, मैं बहुत जल्द तुम्हें इस सब से बाहर निकाल लूंगा, वादा है मेरा तुमसे। उसने मारिया को अपना कोट पहनाया और उसे वही बिस्तर पर लेटाकर बाथरूम की तरफ चला गया। वही रमणा के वहां से जाने के बाद अभिराज मारिया के कमरे में झांक कर देखने लगा। मारिया बिस्तर पर चैन से सोई हुई थी। उसे ऐसे सोते हुए देखकर अभिराज के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मारिया के पहने हुए कोट पर गई, विक्रांत का कोट देखकर वो गुस्से से लाल हो गया। विक्रांत, पहले ही मेरी दुश्मनी तुमसे खत्म नहीं हुई थी कि तुमने नई दुश्मनी कर डाली। बहुत भारी पड़ेगा ये दुश्मन तुम्हें। तभी मारिया एक झटके से उठकर बैठ गई। उसे सपने में वही सब दिखाई दे रहा था जो आज उसके साथ हुआ था, इसलिए वो अचानक से डर कर चिल्लाने लगी। विक्रांत, तुम कहाँ हो? विक्रांत! विक्रांत उसकी आवाज सुनकर जल्दी से बाथरूम से बाहर आया और तुरंत घबराई हुई मारिया को गले से लगाकर उसे शांत करने लगा। कुछ नहीं हुआ मारिया, सपना था। शांत हो जाओ, मैं यहीं हूँ, चैन से सो जाओ। मारिया कुछ देर तो डर से फड़फड़ाती रही, लेकिन फिर से वो विक्रांत की बाहों में सो गई। उसकी गहरी नींद में सो जाने के बाद विक्रांत भी तुरंत उस कमरे से बाहर निकल गया। अभिराज अभी भी एक कोने से छुपकर विक्रांत के वहां से जाने का इंतजार कर रहा था। विक्रांत को बाहर जाता हुआ देख उसका चेहरा खिल उठा। शाम के समय जब मारिया की आंख खुली तो वो कमरे में विक्रांत को ढूंढने लगी, लेकिन उसे वो कहीं भी नजर नहीं आया। उसने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और कमरे से बाहर निकल गई। इससे पहले कि वो विक्रांत को ढूंढ पाती, उसका रास्ता अभिराज ने रोक लिया, जो ना जाने कब से उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था।
उसे अपने सामने अचानक खड़ा हुआ देख मारिया ने बिना कोई बहस किए एक तरफ से निकलने की कोशिश की। कहाँ जा रही हो? अपने आशिक के पास? तुम्हारा उसके बगैर और उसका तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी दिल नहीं लगता ना? ये सुनकर मारिया ने उसे घूर कर देखा तो अभिराज एक भयानक हंसी हंसने लगा। अरे अरे, ऐसे क्या देख रही हो? मुझे मार दोगी क्या? मेरी बात मानो और उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ। Just shut up और मेरा रास्ता छोड़ो। मारिया, उससे कई गुना ज्यादा खुश रखूंगा तुम्हें। फिर तुम्हें ये जिल्लत भरी जिंदगी भी नहीं जीनी पड़ेगी। मौका है तुम्हारे पास। ये सुनकर मारिया ने उस पर अपना हाथ उठा दिया, लेकिन इससे पहले कि वो थप्पड़ अभिराज को लगता, अभिराज ने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पकड़कर उसे एक कोने में लेकर आ गया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मारिया खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभिराज उसे छोड़ नहीं रहा था। वो उसके पहने हुए कपड़ों को उसके शरीर से अलग करने की कोशिश कर रहा था और एक हाथ से उसकी गर्दन को दबाए जा रहा था। मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें। मारिया कुछ साफ बोल भी नहीं पा रही थी, इसलिए अभिराज उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। मुझसे मिन्नत करो कि मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताऊं, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना। उसने मारिया के कपड़ों में हाथ डाला और उसे फाड़ दिया। मारिया ने जल्दी से अपने कपड़ों को संभाला और अभिराज को खुद से दूर करने लगी। नहीं, कभी भी नहीं। सबसे पहले मैं मरना पसंद करूंगी। ये सुनकर अभिराज ने गुस्से से एक बार फिर से उसकी गर्दन को पकड़ा और एक भेड़िए की तरह दहाड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि अभिराज उसे कुछ कर पाता, मारिया का गुस्सा अचानक फूट पड़ा और उसने एक तेज दहाड़ के साथ अभिराज को खुद से दूर धकेल दिया। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में मारिया को खुद भी पता नहीं था। वही अभिराज उसके धक्के की वजह से 20 फीट दूर जाकर गिरा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ उसके साथ। मारिया के धक्के में इतना जोर था कि हट्टे कट्टे अभिराज को वो दूर फेंक चुकी थी। वही अभिराज हैरानी से उसे देख रहा था कि तभी वहां पर थॉमस, जैक और रोहन भी आ गए। उन तीनों ने अभिराज को जमीन पर इस तरह से गिरते हुए देख लिया था। उन तीनों ने जल्दी से जाकर अभिराज को उठाया। तेरी इतनी हिम्मत, अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। मारिया अपने कदमों को पीछे लेने लगी, लेकिन जैक, थॉमस और रोहन एक साथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। मारिया के कपड़े फटे थे। वो पूरी तरह खुद को ढक भी नहीं पा रही थी। जैसे ही उसने विक्रांत को देखा, उसने अपने आप को विक्रांत के पीछे छुपा लिया। इसे किसी ने छूने की कोशिश भी की तो उसके हाथों को शरीर से अलग कर दूंगा। तुम्हारे लिए यहाँ के नियम बदल नहीं जाएंगे विक्रांत। बिना इच्छा के किसी के साथ कुछ भी करना, ऐसे नियमों को मैं नहीं मानता। ये नियम आज से नहीं है जो तुम्हारे कहने से बदल जाएंगे। लेकिन अब ये नहीं होगा। विक्रांत का गुस्सा बढ़ने लगा था। वहां खड़े तीनों भेड़िए जानते थे कि विक्रांत से लड़ना कितना मुश्किल है। थॉमस विक्रांत से कुछ कहने ही जा रहा था, तभी रोहन ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया और डरते हुए विक्रांत से बोला, भाई हमें माफ कर दो, हमारी ही गलती थी। थॉमस और जैक चौंक कर रोहन की तरफ देखने लगे। विक्रांत ने गुस्से में रोहन की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। अचानक विक्रांत की नजर अभिराज पर गई। वो एकटक विक्रांत को देखे जा रहा था। विक्रांत समझ गया था कि ये सब अभिराज जानबूझकर कर रहा था, ताकि विक्रांत गुस्से में आकर उन तीनों से लड़ाई कर ले। अभिराज की चालाकी को समझते हुए विक्रांत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ लोग खुद नौकर होकर दूसरों को नौकर समझने लगते हैं। विक्रांत की बात सुनकर अभिराज के भाव तुरंत बदल गए। वहां खड़े तीनों भेड़िए भी शॉक रह गए। कुछ गलत तो नहीं कहा ना अभिराज? नहीं। और हमारे नियमों के अनुसार कोई नौकर किसी को छू नहीं सकता। क्या सोच रहे हो अभिराज, मुझे जान से मारने का? नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? अगर सोचने से सब कुछ हो जाता तो हम सब चांद पे अपनी दुनिया बसा चुके होते। विक्रांत, अगर तुमने अभी मारिया को कंट्रोल में नहीं रखा तो इसकी माँ की तरह ये भी धोखा देगी। अभिराज के शब्द मारिया के दिल में कांटे की तरह चुभ रहे थे। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ये एक वेश्या की बेटी है, वही वेश्या जिसने तुम्हारी माँ को जान से मारा था। अभिराज के मुंह से मारिया की माँ के बारे में शब्द सुनकर मारिया का वहां खड़े खड़े दम घुटने लगा था। उसका चेहरा उदास होकर सूखे फूल की तरह मुरझा गया। वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई।
विक्रांत इससे पहले अभिराज से कुछ बोलता मारिया को उदास जाता देख वो भी उसके पीछे पीछे चला गया। मारिया, मारिया, रुको। विक्रांत को मारिया के पीछे जाता देख अभिराज मन ही मन हंसने लगा था। उसने तीनों भेड़ियों की तरफ देखा और कुछ देर तक शांत खड़ा होकर सोचता रहा, जैसे उसके अंदर कोई प्लान बना रहा हो। तुम तीनों तो कमाल हो यार, हमारे होने वाले प्रिंस से लड़ लिए। वाह क्या बात है। शुक्रिया, कम से कम आपने तो हमारी काबिलियत पर यकीन किया। काबिलियत? यार तुम लोग क्या कर सकते हो ये खुद तुम भी नहीं जानते। आप एक बार हम पर भरोसा करके तो देखो। थॉमस और रोहन भी अभिराज की बातों से खुश हो रहे थे। थॉमस ने रोहन की तरफ गुस्से से देखा और अभिराज को उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, लेकिन हमारे बीच में ये फट्टू है ना, अगर ये उचक कर विक्रांत से माफी ना मांगता तो आज तो विक्रांत की खैर नहीं थी। हर जगह गुस्सा करना ठीक नहीं होता। मैं तो हाँ, अब ज्यादा सफाई मत दे। अभिराज रोहन के करीब आया, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, सही कह रहा है, हर जगह गुस्से से काम नहीं लेना होता, दिमाग का इस्तेमाल करना भी सीखो। मैं समझा नहीं। तुम लोगों को मारिया कैसी लगती है? तीनों के चेहरे पर इस वक्त हवस दिखाई दे रही थी। देखना मैं कैसे उसे तुम लोगों के सामने लेकर आता हूँ। वो खुद हमारे पास आएगी। सिर्फ आएगी नहीं बल्कि तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी करेगी। फिर तो आप जो बोलोगे वो करेंगे। हर किसी के लिए ईगो सबसे बड़ा होता है। ईगो हर्ट होने पर लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभिराज का दिमाग प्लानिंग में फरारी की तरह भाग रहा था। वो विक्रांत और मारिया को सबकी नजरों से गिरा देना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ मारिया भागते हुए घने जंगल की तरफ जाने लगी थी। विक्रांत उसके पीछे भागता हुआ उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मारिया मेरी बात तो सुनो। तुमने देखा ना मेरी माँ के बारे में क्या कहा उन लोगों ने, फिर क्यों सुनो तुम्हारी बात। मारिया को रोता देख विक्रांत को भी अंदर से बहुत अजीब लग रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि किस तरह वो मारिया को शांत करे। वो मारिया के करीब गया, उसके आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हुए बोला, मारिया यू आर माई सोलमेट। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। विक्रांत ने मारिया को गले लगा लिया था। उसके आंसू धीरे धीरे रुक गए, वो शांत होने लगी। तभी अचानक उसने आंखें खोली और उसके दिमाग में अभिराज की बात घूमने लगी। विक्रांत के अलावा कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन विक्रांत को भी लगता है कि मेरी माँ ने उसकी माँ को मारा है। अगर कल विक्रांत भी मेरे खिलाफ हो गया तब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। मारिया अंदर ही अंदर डरी सहमी हुई विक्रांत को कसकर गले लगाई हुई थी। विक्रांत धीमी आवाज में कुछ बोले जा रहा था, लेकिन मारिया उन सारी बातों को अनसुना कर बस आंखें बंद करके खड़ी थी। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। विक्रांत ने बोलते बोलते जैसे ही मारिया की तरफ देखा, मारिया का चेहरा डर से और पीला होता जा रहा था। मारिया क्या हुआ? उसने मारिया का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगा। कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? अपने कमरे में। विक्रांत का रूम जैसा एक हाईटेक राजकुमार का रूम होना चाहिए ठीक वैसा ही था। सुविधा की हर चीज वहां मौजूद थी। विक्रांत के रूम पहुंचते ही वहां खड़े सारे नौकर अलर्ट हो गए। जैसे ही नौकरों ने मारिया को उसके साथ देखा, सबकी नजरें नीचे झुक गई। सारे लोग बाहर जाओ। सारे नौकर वहां से जाने लगे। तभी एक नौकर को रोककर विक्रांत ने उससे कहा, सुनो, कुछ ड्रेस लेकर आओ और कुछ खाने के लिए भी। मुझे भूख नहीं है। अपने लिए मंगा रहा हूँ। विक्रांत कहीं ना कहीं मारिया को हंसाने की कोशिश कर रहा था और वो सक्सेस भी हुआ। मारिया ने हल्की स्माइल हंसते हुए कहा, हाँ तुम खा सकते हो। यहाँ आकर बैठ जाओ। मारिया विक्रांत के बाजू में आकर बैठ गई। तभी नौकर मारिया के लिए ड्रेस और खाने के लिए सैंडविच लेकर आ गया। उसने सब कुछ वही टेबल पर रख दिया था। विक्रांत ने उस ड्रेस को उठाया और मारिया को देते हुए कहा, अभी के लिए तो ये पहन लो। मारिया ने उस ड्रेस को लिया और अंदर बाथरूम में जाकर चेंज करने लगी। तब तक विक्रांत वहां टेबल पर रखे सैंडविच से धीरे धीरे बाइट ले रहा था। जैसे ही मारिया ड्रेस चेंज करके बाहर निकली, विक्रांत की नजर उस पर गई। वो खाते खाते रुक गया। ये ड्रेस थोड़ी छोटी है।
रस्सी से बंधे रहने से मारिया के हाथ और पैर छिल चुके थे, उनमें से खून निकल रहा था। वही उसके सीधे हाथ पर पंजों के निशान थे। उन तीनों भेड़ियों और अभिराज ने जो जबरदस्ती की थी, मारिया की बॉडी पर वो साफ नजर आ रहा था। विक्रांत तुरंत मारिया के पास आया। तुम यहाँ बेड पर बैठो। कितना खून निकल रहा है, मैं उन सालों को छोड़ूंगा नहीं। विक्रांत जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर मारिया की चोट पर मरहम लगा रहा था। उसकी चोट में हो रही जलन गर्मी में ठंडे पानी का सुकून दे रही थी। ये सब एक ना एक दिन तो तुम्हारे सामने आना ही था। अतीत कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ विक्रांत। पहले से? मैं कुछ समझा नहीं। शायद तुम्हें मैं पागल लगूं, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपने सपनों में देखा है। तुमसे मिलने से पहले तुम हर रोज मेरे सपने में आया करते थे। तुम्हारे सपने में भी कोई आता था? हाँ, तुम। ये तो होना ही है, हम सोलमेट जो हैं। जब मेरे पास आई, तुम्हारी खुशबू से ही मैं पहचान गया था तुम्हें। ये ब्रह्मांड अजीबोगरीब रहस्यों से भरा हुआ है। जितना जान पाओ उतना कम है। विक्रांत और मारिया दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मारिया को एहसास हो रहा था कि विक्रांत हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा, और विक्रांत भी मारिया की आंखों में देखकर ये जान गया था कि मारिया उसी के लिए बनी है। जानती हो, तुम्हारे आने से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। कैसा चेंज? अमावस की रात मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ। उस दिन मुझे कोई भी चीज कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन जब से तुम मुझे मिली हो, मैं खुद को कंट्रोल करने लगा हूँ। हो सकता है ये सिर्फ एक संयोग हो। संयोग एक बार होता है, लेकिन जब ये बार बार होने लगे तो ये संयोग नहीं, नियति है। बार बार? तुम्हारे कारण ही मारंग के कबीले में कई मासूम जिंदगियां तबाह होने से बच गई थी। मारिया, क्या तुम मेरे साथ रहने को तैयार हो? विक्रांत ने प्यार भरी नजरों से मारिया को देखा और उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में ले लिया। वह अभी इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और रूम में इधर उधर घूमने लगी। इस वक्त मैं इसका जवाब नहीं दे सकती विक्रांत। अगर तुम मेरे साथ रहने तैयार हो तो मैं तुम्हारी माँ को बेगुनाह साबित करने में तुम्हारा साथ दे पाऊंगा। मारिया अब इस सवाल में उलझ चुकी थी। फैसला करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो चुका था। विक्रांत का ऑफर सुनकर मारिया खुश भी थी और नहीं भी। विक्रांत ने मारिया की मां का सच्चा इतिहास सामने लाने के लिए बोल दिया था। विक्रांत मारिया के करीब आया और उसके हाथों को प्यार से पकड़कर बोला, क्या हुआ? कुछ ना कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, वरना तुम ऐसे शांत नहीं रहती। लेकिन मैंने तो... ये ख्याल आना जायज है, और वो भी उस इंसान पर विश्वास करना जिसकी माँ को मारने का इल्जाम तुम्हारी माँ पर लगा है। आसान कैसे हो सकता है? विक्रांत, मुझे सच जानना है। मैं अपनी माँ को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। मारिया की आंखों में आंसू आ गए। समुद्र की लहरों की तरह उसके अंदर की बेचैनी उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। विक्रांत ने उसका हाथ पकड़ा और अपने रूम की बालकनी में ले गया। वहां से उसने गार्डन के पार एक ओक ट्री की ओर इशारा करके दिखाया, जो चांद की रोशनी से भी विशाल लग रहा था। तुम्हें वो ओक ट्री दिखाई दे रहा है? हाँ। मैंने अपनी माँ के साथ उसे अपने हाथों से लगाया था। आज देखो कितना बड़ा हो गया। हम दोनों ने मिलकर बहुत सारे प्लांट लगाए थे, लेकिन कोई प्लांट कुछ दिनों बाद सूख गया, कुछ प्लांट आंधी बारिश में कहीं खो गए, लेकिन ये हमेशा लड़ता रहा, और आज देखो कितना बड़ा हो गया है। मारिया विक्रांत की आंखों में देख रही थी। उसकी आंखें सूनी दिख रही थी, जैसे उनका पानी सूख गया हो। माँ हमेशा कहा करती थी, ओक ट्री सिंबल है स्ट्रेंथ का, करेज का। विक्रांत बोलते बोलते रुक गया। मारिया और विक्रांत दोनों शांति से उस पेड़ की तरफ देख रहे थे। विक्रांत का गला भर गया था। मैं जब भी अकेला फील करता हूँ, इस ओक ट्री को देख लेता हूँ। मारिया, सच तो मुझे भी जानना है, सच में तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को मारा या किसी और ने? विक्रांत और मारिया काफी देर तक अपने अंदर के जज्बात शेयर करते रहे और रात गहरी होने पर रूम के अंदर आए। विक्रांत ने मारिया को बेड पर सुलाया और खुद सोफे पर सो गया। उधेड़ बुन में मारिया को कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ रात में ही अभिराज, थॉमस और जैक और रोहन के साथ बैठकर विक्रांत और मारिया के खिलाफ प्लान बना रहा था। भाई,
कुछ ऐसा तगड़ा प्लान करो कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाए। खुली की खुली रह जाए? बेवकूफों जैसी बात मत करो। प्लान ऐसा बनाना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसलिए ब्लास्ट होगा, लेकिन बड़ा नहीं, छोटा सा। विक्रांत को तो सबक सिखाकर ही रहूंगा मैं। भाई समझा नहीं। अभिराज के हाथ में एक छोटा सा रिमोट था, वो उसके साथ खेल रहा था। आगे आगे देखिए होता है क्या। गाना गुनगुनाते हुए अभिराज वहां से उठकर चला गया और उसके तीनों साथी उसे देखते रह गए। अगली सुबह विक्रांत वोल्फानो का राजकुमार बनने वाला था। इस फैसले से कुछ लोग खुश थे और कुछ लोग दुखी। विक्रांत तैयार हो चुका था। वो बालकनी में खड़ा होकर उस ओक ट्री को देख रहा था। पता नहीं मैं सही कर रहा हूं या गलत, लेकिन माँ, आपने मुझे जो सिखाया मैं उसी रास्ते चलूंगा। विक्रांत खुद से बात ही कर रहा था, तभी पीछे से एक मेड रमना विक्रांत के पास आई। तैयारी पूरी हो चुकी है। विक्रांत का ध्यान टूटा और अंदर रूम की तरफ आ गया था। मारिया इस वक्त एक छोटे बच्चे की तरह बिना किसी टेंशन के सो रही थी, जैसे वो जानती थी कि इस रूम से सेफ जगह उसके लिए इस दुनिया में कोई नहीं। विक्रांत का मन कर रहा था कि वो बस उसे सोता हुआ देखता रहे। धीरे से उसने अपने हाथों को मारिया के सर पर फेरते हुए बड़े आराम से कहा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ जाओ, अब इंपीरियल पैलेस जाना है। पैलेस? हाँ, आज का दिन खास है। सर, आपको किंग ने फौरन मिलने के लिए बुलाया है। विक्रांत उठकर बाहर की तरफ जाने लगा था कि तभी मारिया थोड़ा घबराई हुई सी उठी। विक्रांत, मेरा जाना जरूरी है क्या? हाँ। विक्रांत, प्लीज मुझे वहाँ मत लेकर जाओ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। जब से मैं यहाँ आई हूँ जिंदगी झंड हो गई है। विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ स्माइल करते हुए खड़ा था। उसने फिर एक आवाज लगाई और बाहर खड़ी एक मेड जो कपड़े और सैंडल लेकर खड़ी थी अंदर आ गई। विक्रांत मारिया की ड्रेस फाइनल कर रहा था। मारिया तेजी से बेड से उतरी और विक्रांत के पास आकर खड़ी हो गई। मेरा वहाँ ना जाना ही ठीक है, तुम फोर्स ना करो तो ही अच्छा होगा। विक्रांत, तुम तैयार हो जाओ और डरने की जरूरत नहीं है, अब सब ठीक होगा। रमना, इनमें से एक भी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है। ये क्या चिंदियों की ड्रेस लाई हो? एक भी ठीक नहीं है। एक काम कहा वो भी अच्छे से नहीं होता। ड्रेस फाइनल करने के लिए बोला था, वो भी नहीं कर पाए आप लोग। आप टेंशन मत लीजिए, मैं लाती हूँ। मैं किंग से मिलने जा रहा हूँ। जब तक मैं लौट कर आऊं, मारिया रेडी हो जानी चाहिए। रमना अंदर ही अंदर खुश हो रही थी और मारिया अंदर ही अंदर घबरा रही थी। आज इंपीरियल पैलेस में कुछ तो होने वाला था। रमना इस बार स्पेशल ड्रेस कलेक्शन लेकर आई। उनमें से एक मारिया को बहुत ही सुंदर दिख रही थी। घूम जाओ, कपड़े बदलने हैं। रमना की बात सुनकर मारिया के शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। उसे याद आ गया कि किस तरह रमना ने उसके कपड़े उतारकर उसे भेड़ियों के सामने भेज दिया था। तुम खुद को औरत क्यों कहती हो? अपने आप को दलाल कहा करो। अच्छा चल, दलाल समझ ले, पर तेरा भाव मैं 2 पैसा भी ना लगाऊं। जिस शरीर पर तू इतना घमंड कर रही है, अगर विक्रांत ना होता तो सारे भेड़ियों से नोच नोच कर खा गए होते। आखिर वैश्या की बेटी की क्या औकात। ये बात सुनकर जैसे मारिया का दिल फट गया था। तभी वहाँ विक्रांत आ गया। उसने देखा अभी तक मारिया रेडी नहीं हुई है। अभी तक तैयार क्यों नहीं किया तुम लोगों ने मारिया को? विक्रांत की आवाज सुनते ही रमना के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो ऐसे काम करने लगी जैसे सबसे ज्यादा काम और मारिया की केयर भी वही करती थी। मारिया, जरा हाथ ऊपर करना, तुम्हारी कमर से ड्रेस थोड़ी और नीचे कर देती हूँ। रमना ने प्यार से मारिया को चेयर पर बैठने को कहा और उसके पैरों में सैंडल पहनाने लगी। ये लीजिए, आपकी मारिया पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। विक्रांत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मारिया ने विक्रांत के हाथ पर अपना हाथ रखा और धीरे से खड़ी हुई। मारिया ने आज तक कभी इतने हाई हील सैंडल नहीं पहने थे। जैसे ही उसने चलने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, वो डिसबैलेंस होकर गिरने लगी, लेकिन तब तक विक्रांत ने उसे संभाल लिया। थैंक्स। अब चलें? विक्रांत मारिया का हाथ पकड़कर ले जा रहा था। वो दोनों धीरे धीरे विक्रांत के रूम से बाहर चले गए। रमना ये सब देखकर स्माइल कर रही थी। सबके वहां से चले जाने के बाद उसने अपना मोबाइल निकाला और स्माइल करते हुए अभिराज को फोन किया।
काम हो गया। इतना बोलकर रमना ने फोन कट कर दिया। मारिया और विक्रांत कार में बैठकर इंपीरियल पैलेस की तरफ जाने लगे। मारिया विक्रांत से कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन वो बोल नहीं पाई। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही विक्रांत के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने मारिया का हाथ पकड़ा। मारिया, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी माँ का केस कैसे भी सॉल्व करके रहूंगा। इंपीरियल पैलेस में बहुत से लोग इन दोनों का इंतजार कर रहे थे। किंग अपने बेटे को प्रिंस बनता देखना चाहते थे, वही वोल्फानो की जनता विक्रांत को अपना प्रिंस पहले ही मान चुकी थी। वहां भीड़ में कोई कमी नहीं थी। हर जगह सिर्फ इंसानी भेड़िए अपने असली रूप में दिखाई दे रहे थे। लेकिन हमेशा की तरह सुख के साथ दुख आता ही है। उसी तरह अभिराज भी यहाँ विक्रांत और मारिया पर हमले की फिराक में था। अभिराज के साथ थॉमस, जैक और रोहन भी उसी भीड़ के पीछे खड़े थे। थॉमस ने अभिराज की तरफ देखकर पूछा, ये टीवी रिमोट से हमारा क्या होने वाला है? मुझे लगा कोई प्लान बताओगे। तेरा दिमाग है या नहीं? बस खा खा कर अपना शरीर बड़ा किए जा रहा है। अबे साले, ये टीवी का रिमोट नहीं है, बॉम्ब का है। बॉम्ब? थोड़ा धीरे बोल, इसलिए मैं तुम लोगों को नहीं बता रहा था। इससे तो धमाका हो जाएगा। होगा, लेकिन छोटा, सिर्फ हमारे काम जितना। मैं समझा नहीं। जैसे ही मारिया किंग के पास पहुंचेगी, तुम लोग इस रिमोट का रेड बटन दबा देना। सबको लगेगा मारिया राजा को मारना चाहती थी, इसलिए वो अपने सैंडल में बॉम्ब छुपा कर लाई है। जब बॉम्ब से किंग को उड़ाना ही है तो बड़ा बॉम्ब यूज कर लेते हैं। जैक की बात सुनकर अभिराज का सर घूमने लगा था। एक पल के लिए उसे लगा किन गधों के बीच आकर फंस गया था वो। फिर उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, अगर बड़ा बॉम्ब लगा देंगे तो सब फट जाएगा, फिर मारिया तुम लोगों को कैसे मिलेगी? समझे? रिमोट लो और जब विक्रांत और मारिया राजा के पास पहुंच जाए तब इसे दबाना, और कोई भी गड़बड़ मत करना, ठीक है? इतना बोलकर अभिराज वहां से चला गया। रोहन के हाथ में रिमोट था। तभी विक्रांत और मारिया की कार रेड कारपेट के पास आकर लग गई। विक्रांत नीचे उतरा। सारे लोगों का शोर आसमान तक पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही सबने मारिया को कार से उतरते देखा, शोर थोड़ा धीमा हो गया। विक्रांत मारिया के साथ सीढ़ी चढ़कर ऊपर किंग के पास जा रहा था। वही हाई हील सैंडल होने के कारण मारिया थोड़ा धीरे चल रही थी। जल्दी से रिमोट मुझे दे। क्या? फालतू बात मत कर। अभिराज भाई ने मुझे रिमोट दिया है। सुन, ज्यादा फालतू बात मत कर। तेरे से बड़ा फट्टू मैंने नहीं देखा। ला, मुझे दे। थॉमस और रोहन की खींचातानी में रिमोट के पीछे का हिस्सा टूट गया और उसमें लगे सेल बाहर निकल गए। जैक ने उन दोनों से रिमोट छीन लिया। नीचे कारपेट होने की वजह से उन्हें सेल के गिरने की आवाज तक नहीं आई। भीड़ में सेल और रिमोट का ढक्कन दोनों खो गए। तुम लोग लड़ते रहो और हमारा प्लान फेल हो जाएगा। जैक ने रिमोट का बटन दबाया। रिमोट वर्क नहीं किया। उसने पीछे देखा, उसके अंदर सेल थे ही नहीं। इसके अंदर के सेल कहाँ हैं? उसी में थे। अबे जल्दी ढूंढ। तीनों मिलकर नीचे सेल ढूंढने लगे थे। तभी रोहन को एक सेल मिला। ये ले, एक मिला मुझे। जैक उसमें सेल लगा ही रहा था कि उसे किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। ये मारिया के गिरने की आवाज थी। जैसे ही ये तीनों ने देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उनके हाथ से रिमोट नीचे गिर गया। मारिया का पैर डिसबैलेंस हुआ। उसकी सैंडल की हील टूटी और वो नीचे गिर गई। विक्रांत? तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं? तुम्हें तो मोच आई है। विक्रांत मारिया के पांव को छू कर रहा था। विक्रांत को मारिया की केयर करते देख वहां मौजूद सारे लोग एकदम चौंक गए और बातें बनाने लगे। राजा का बेटा नहीं, ये कलंक है, कलंक। कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, वेश्या की बेटी को सबके सामने छू रहा है। इस तरह की बातें मारिया और विक्रांत के कानों में भी पड़ रही थी। इनको जो कह रहे हैं कहने दो, मुझे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है विक्रांत। इतना कहकर मारिया खड़ी होने की कोशिश कर ही रही थी। मुझे नहीं लगता मैं इन हील्स में चल पाऊंगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दूसरे जूते मंगवा देता हूँ। विक्रांत की मदद से मारिया सीढ़ियों पर कोने में बैठ गई, लेकिन लोगों की बातें अभी भी बंद नहीं हुई थी। तभी विक्रांत सामने की ओर घूमा तो उसने देखा एक 15 साल का बच्चा भीड़ को चीरते हुए तेजी से उसकी तरफ आया। ये लीजिए,
बच्चे ने विक्रांत को एक चमड़े से बना थैला पकड़ाया जिसमें मारिया के जूते थे। विक्रांत ने बच्चे के सर पर हाथ फेरा और थैले से जूते निकाले। लेकिन ये मुझे नहीं आएंगे, बड़े हैं ये तो। विक्रांत बस मुस्कुरा दिया और खुद अपने हाथों से मारिया को शूज पहनाने लगा। ये तो एकदम फिट आए हैं। इधर मारिया विक्रांत के एफर्ट से बहुत खुश थी और उधर प्रजा विक्रांत की इस हरकत से बहुत गुस्सा थी और ये बात आग की तरह फैल गई और किसी ने राजा तक ये बात भी पहुंचा दी थी। विक्रांत को जाकर बोलो मैंने उसे मिलने बुलाया है। अपने पिता का संदेश मिलते ही विक्रांत तुरंत उनसे मिलने चला गया। सिकंदर इस वक्त एक बड़े से कमरे की कुर्सी पर बैठे हुए थे और एक इंसान उनके पीछे हाथ बांधकर खड़ा था। विक्रांत के कमरे में आते ही उन्होंने अपने सेवक को इशारा करके कमरे से बाहर भेज दिया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ विक्रांत? तुम ये सब क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया? तुम अच्छी तरह से जानते हो तुमने क्या किया है। विक्रांत ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस चुपचाप खड़ा था। तुम उस वैश्या की लड़की को इतनी बड़ी पार्टी में भी लेकर आ गए। हमें नीचा दिखाने का कोई और तरीका नहीं मिला तुम्हें? बाहर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं हमारे बारे में। राजा सिकंदर इस बात को लेकर परेशान थे। अगर विक्रांत की इस हरकत से लोगों के मन में उनकी छवि खराब हो गई तो उनके राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा। लोग क्या कहते हैं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे पड़ता है। प्रजा का ध्यान रखना काम है मेरा। वो अच्छी लड़की है पापा। बहुत सारी अच्छी लड़कियां हैं इस दुनिया में। तुम उन सभी को उठा के इस पार्टी में ले आओ। उसकी माँ के कारण तुमने अपनी माँ और मैंने अपनी पत्नी खोई है। अपने पिताजी की इस बात का विक्रांत के पास कोई जवाब नहीं था। उसे पता था वो कुछ भी कहेगा तो बात आगे ही बढ़ेगी। तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण मैं तुम्हें कभी ठीक से प्यार नहीं दे पाया और मुझे लगता है ऐसा चलता रहा तो मैं तुम्हें कभी अपना प्यार दे भी नहीं पाऊंगा। ऐसा मत बोलिए पिताजी। सच तो ये है विक्रांत, मैंने जितना प्यार तुम्हारी माँ से किया उतना प्यार मुझे तुमसे कभी नहीं होगा। राजा सिकंदर की आंखें भर आई थी। जो भी हो आखिर विक्रांत है तो उन्हीं का बेटा ही। अपने पिता की आंखों में आंसू देख के विक्रांत का भी मन मचल गया था। मेरी बात मानो बेटा, उस लड़की को छोड़ दो। तुम जल्द ही युवराज बनने वाले हो। मैं युवराज बनूं या ना बनूं, लेकिन मैं मारिया को नहीं छोड़ सकता। क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? हाँ पापा, मैं सच बोल रहा हूं। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैंने भी फैसला कर लिया है। अब गद्दी पर तुम नहीं बल्कि रॉकी बैठेगा। सब कुछ जानते हुए भी आप रॉकी को युवराज बनाने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो मैं भी अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। युवराज बनने से बेहतर मैं मारिया के साथ रहकर एक आम जिंदगी बिताना चाहूंगा। विक्रांत जानता था कि रॉकी युवराज बनने के काबिल नहीं है। इसके बाद भी सिकंदर के मुंह से रॉकी का नाम सुनकर विक्रांत काफी निराश था। हमने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हमारा ही खून हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तुम अपनी खुशियों का गला घोट रहे हो। बहुत पछताओगे तुम। अब चाहे जो हो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। विक्रांत की बातें सुनकर सिकंदर की आंखों में घोर निराशा छा गई। वाकई तुम्हारे मन में जहर भर चुका है। अगर हम एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक अच्छे पिता की तरह पेश आते तो शायद हम अपना बेटा नहीं खोते। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार हम ही हैं। हम एक अच्छे पिता नहीं बन पाए। मैं जैसा भी हूँ मेरे फैसलों की वजह से हूँ। मैंने आपको कभी किसी बात के लिए कसूरवार नहीं माना। कसूरवार तो हम हैं, खासकर अपनी शिव कन्या के। हमारी पत्नी की कातिल हमारे सामने खड़ी थी, फिर भी हम उसे सजा ना दे सके। हम अपनी पत्नी के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। शिव कन्या का नाम लेते ही सिकंदर की आंखों में आंसू आ गए। अपनी प्यारी पत्नी की याद में उनका दिल तड़प उठा। अपने पिता को इस तरह अपनी मां को याद करता देख विक्रांत भी भावुक हो गया। वो दुखी मन के साथ अपने पिता को चुपचाप देख रहा था। तुम्हारी माँ हमेशा यही चाहती थी कि बड़े होकर गुल्फानों के युवराज तुम बनो, लेकिन हमारी खुशियों और सपनों को नजर लग गई। मैं आपके इमोशंस को अच्छे से समझता हूँ, लेकिन इस तरह बिना सबूत किसी को गुनहगार कह देना सही नहीं है। ठीक है, अपना मन बहलाने के लिए तुम इस लड़की के साथ रह सकते हो। हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें अपने संबंध को मोहम्मद शमी ना होगा।
नहीं चाहते कि हमारी इज्जत खराब हो और लोग हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करें, इसलिए पूरे राज्य में इसका किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मुझे मंजूर है। मारिया का साथ देने के लिए मैं आपकी हर शर्त मंजूर करता हूँ। ये सब कुछ सिर्फ तब तक बर्दाश्त किया जाएगा जब तक रेखा का सच सामने नहीं आ जाता। बस एक बार ये साबित हो जाए कि उसने ही हमारी शिव कन्या को मारा था, उसके बाद इन दोनों माँ बेटी को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। विक्रांत का बेरुखा जवाब सुनकर सिकंदर इंपीरियल पैलेस से अपने घर को निकल गए। किंग को जाता देख वहां मौजूद लोग भी धीरे धीरे वहां से जाने लगे। राजकुमार चुने जाने का मौका मारिया की वजह से टल गया था। वहीं विक्रांत ने बड़े प्यार से मारिया का हाथ थामा और उसे अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन वोल्फानो में मारिया और रेखा को हर कदम पर खतरा था। इसलिए विक्रांत जल्द से जल्द इस पहेली को सुलझाना चाहता था ताकि मारिया और रेखा को इस झंझट से आजादी मिल सके। घर पहुंचते ही विक्रांत ने अपने भरोसेमंद शरद को बुलाया। तुमने रेखा के केस की फाइल तैयार की है? केस से जुड़े हर पहलू को जानने समझने के बाद ये फाइल तैयार की है मैंने। शरद अपने साथ एक फाइल लाया था जो उसने विक्रांत को सौंप दी। विक्रांत बहुत ध्यान से उसे स्टडी करने लगा। तुम्हारी पूरी जांच सिर्फ कामिनी नाम की एक मेड के बयान पर टिकी हुई है। इस गवाह के अलावा कोई दूसरा सबूत नहीं मिला? कामिनी के अलावा तो उस हादसे का कोई भी चश्मदीद नहीं है और ना ही मुझे उस हादसे की कोई रिकॉर्डिंग मिली। ये कैसे हो सकता है? महल में खून हो और कोई रिकॉर्डिंग भी ना हो, ये कामिनी कहाँ मिलेगी? ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कई सालों से लापता है वो। दरअसल इस हादसे का बयान देने के बाद उसने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया था और फिर एक दिन अचानक वो कहीं गुम हो गई। दाल में जरूर कुछ काला है। यह मुमकिन नहीं है कि इतने बड़े हादसे की सिर्फ एक चश्मदीद रही हो और वो भी अब लापता। मुझे ये सब कुछ वेल प्लान्ड लग रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपनी पड़ताल जारी रखो और जितनी जल्दी हो सके इस कामिनी को ढूंढो। जो भी लीड मिले मुझे जरूर बताना। शरद अपनी बात करके वहां से चला गया, मगर विक्रांत वही खड़ा बेहद गंभीरता से उस फाइल के हर एक पन्ने को पढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ किंग अब अपने नए युवराज को लेकर परेशान थे। विक्रांत के इनकार करने के बाद अब सिकंदर अपने छोटे बेटे रॉकी को राजगद्दी सौंपना चाहते थे। रॉकी एक बिगड़ैल औलाद था जिसे अय्याशी से फुर्सत नहीं थी। सिकंदर जानता था कि रॉकी एक गैर जिम्मेदार लड़का है, लेकिन फिर भी अब उसके पास कोई दूसरा उत्तराधिकारी नहीं था। रॉकी को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने और समझाने के लिए सिकंदर उसके पास गया। रॉकी का कमरा हमेशा की तरह बिखरा हुआ था और पूरे कमरे में सिगरेट के धुएं से घुटन हो रही थी। रॉकी, ये क्या हाल बना रखा है? हे डैड, आज यहाँ कैसे? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। खैर, बोलिए। बहुत बचपना हो गया है तुम्हारा। हम चाहते हैं कि तुम वोल्फानो की जिम्मेदारी लो। हम तुम्हें वोल्फानो का युवराज बनाना चाहते हैं। सिकंदर की बात सुनकर रॉकी के हाथ से सिगरेट नीचे गिर गई। उसे लग रहा था उसके पिता कोई मजाक कर रहे हैं। डैड, आर यू सीरियस? युवराज, और वो भी मैं? आपको किस एंगल से मैं इसके लायक लगता हूँ? लायक नहीं हो तो लायक बनना पड़ेगा। हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। हम चाहते हैं कि युवराज बनाने से पहले तुम हमारी सेना में शामिल हो। समय आ गया है अपनी जिम्मेदारी संभालने का। बट डैड, हमने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है। इसके आगे हम तुमसे कुछ भी नहीं सुनना चाहते। तैयार हो जाओ। सिकंदर अपना फैसला सुनाकर वहां से चले गए। उधर दूसरी तरफ विक्रांत को उस फाइल में कुछ ऐसा मिला जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उस फाइल में कुछ ऐसे कागजात शामिल थे जिनमें विक्रांत को हारमाइन नाम की एक चुड़ैल से मिले श्राप का जिक्र था। ये कैसे हो सकता है? इस डरावनी चुड़ैल हारमाइन ने मुझे ऐसा श्राप क्यों दिया? उन कागजात में मिली डरावनी तस्वीरों को देखकर विक्रांत उन्हीं में खो गया। ओह माय गॉड, दिस इज इनसेन। आखिर इन अनसुने और अनदेखे राज का मतलब क्या है? उन कागजात में अपना नाम और साथ ही कुछ डरावनी तस्वीरें देखकर विक्रांत के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसके हाथ से फाइल नीचे गिर गई। विक्रांत की खुली आंखों के सामने न जाने कैसे कैसे डरावने सपने आने लगे। इंसानी भेड़िया होने के कारण विक्रांत में कुछ सुपरनैचुरल पावर्स थी, इसलिए वो बीती घटनाओं को देख और महसूस कर पा रहा था। अचानक विक्रांत की सांसें तेज होने लगी और वो बेहद घबराने लगा।
वो फिलहाल इन सब चीजों से अफेक्ट नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से वहां से निकलने का सोचा। उधर मारिया भी काफी देर से विक्रांत का इंतजार कर रही थी। वो स्पेशली विक्रांत के लिए बेहद खूबसूरती से तैयार होकर बैठी थी। विक्रांत जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मारिया ने उसके माथे पर परेशानी की लकीरें देखी। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों नजर आने लगी तुम? कुछ नहीं, बस आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ इसी वजह से। दोनों के बीच कुछ पल के लिए एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। विक्रांत, मुझे ये सब ना किसी की साजिश लग रही है। हो ना हो किसी ने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया ताकि मैं सबके सामने मजाक बनकर रह जाऊं। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। तुम्हें वो हाई हील्स और हेवी ड्रेस रमना ने दी थी ना? हमें अपने सवालों का जवाब भी उसी से मिलेगा। विक्रांत ने तुरंत रमना को अपने कमरे में बुलाया। कहिए राजकुमार, आपने मुझे कैसे याद किया? रमना, तुम यहाँ पर मेड हेड हो और इस महल के नियम कानून को अच्छी तरह जानती हो। अपने मालिक के साथ गद्दारी करने का अंजाम तो तुम्हें मालूम ही होगा। विक्रांत की बातें सुनकर रमना घबराने लगी। उसे अंदाजा लग चुका था कि विक्रांत उससे क्या कहना चाहता है, लेकिन फिर भी वो उनके सामने अनजान बन रही थी। बिल्कुल जानती हूँ राजकुमार, लेकिन आप ये सब अचानक मुझसे क्यों कह रहे हैं? किसी से कुछ गलती हुई है क्या? अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइए, मैं खुद उसे सजा दूंगी। अच्छा, तो क्या सजा दोगी खुद को? विक्रांत की बात सुनकर रमना के पसीने छूट गए। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसने क्या गलती की और इसके लिए उसे बहुत बड़ी सजा भी मिल सकती थी। रमना विक्रांत से नजरें चुराने लगी। रमना, मेरी आंखों में देखो। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपके साथ गुस्ताखी करने की सोच भी नहीं सकती। मेरा विश्वास कीजिए। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा मेरी आंखों में देखो। विक्रांत का गुस्सा देखकर रमना थर थर कांपने लगी। उसने अपनी नजरें उठाकर विक्रांत की आंखों में देखा और देखती ही रह गई। मारिया से मिलने के बाद विक्रांत की ताकतें बढ़ती जा रही थी। जैसे ही रमना ने विक्रांत की आंखों में देखा, उसकी गलती का पूरा काला चिट्ठा विक्रांत के सामने आ गया। विक्रांत ने अपनी इसी शक्ति का इस्तेमाल करके रमना को सम्मोहित कर लिया। अब रमना पूरी तरह से विक्रांत के वश में आ चुकी थी। तुमने जानबूझकर मारिया को गलत कपड़े और हील्स पहनाए थे ताकि उसका मजाक बन सके? जी। तुम्हें ये सब करने को किसने कहा था? अभिराज ने कहा था। रमना की बात सुनकर विक्रांत और मारिया हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया था कि वो यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। विक्रांत ने रमना की आंखों के सामने एक चुटकी बजाई और उसे होश आ गया। सजा के लिए तैयार हो जाओ रमना। विक्रांत की बात सुनकर रमना फूट फूट कर रोने लगी। वुल्फानो में इस गलती की सजा मौत भी हो सकती थी। ये सोचकर रमना और ज्यादा डर रही थी। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी जान बख्श दीजिए। ये सब तुम्हें गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। अब गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। रमना की बेबसी देखकर मारिया को उस पर दया आ गई। मौत का डर क्या होता है ये मारिया से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। विक्रांत, प्लीज इसे जाने दो ना। ये अपनी गलती की माफी भी तो मांग रही है। देखा तुमने, जिस लड़की के साथ तुम गलत कर रही थी वही तुम्हें बचाना चाह रही है। अभी इसी वक्त मारिया के पैरों में गिरकर अपनी नाक जमीन पर रगड़कर उससे माफी मांगो। विक्रांत, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। सुना नहीं तुमने? अभी इसी वक्त मारिया के पैरों पर गिरकर माफी मांगो। विक्रांत का गुस्सा देखकर रमना तुरंत मारिया के पैरों में गिर गई और उसके सामने जमीन पर अपनी नाक रगड़ते हुए उससे माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। रमना को इस तरह मारिया से माफी मांगता देख विक्रांत के मन को शांति मिल रही थी, मगर मारिया इन सब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अपने पैरों में पड़ी रमना को देखकर मारिया मन ही मन सोचने लगी कि अगर एक मामूली सी नौकरानी को मारिया के बारे में इतना कुछ मालूम हो सकता था, तो वुल्फानो के दूसरे लोगों के लिए तो ये सब करना बहुत आसान होगा। ओ विक्रांत, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें सब जगह ढूंढ चुकी हूँ। एक तेज तर्रार आवाज ने विक्रांत और मारिया दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। प्रियम? प्रियम विक्रांत की सौतेली माँ थी। अपनी पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद सिकंदर ने प्रियम से शादी कर ली थी। प्रियम बेहद शातिर थी। उसने सिकंदर से सिर्फ उसके रुतबे के लिए शादी की थी, इसलिए विक्रांत प्रियम को पसंद नहीं करता था। प्रियम की उम्र ज्यादा नहीं थी, विक्रांत उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था। हम दोनों इतने समय बाद मिल रहे हैं,
खुश नहीं हो मुझे देखकर? खुश और तुम्हें देखकर? मैं अपने डैड जैसा नहीं हूँ। तुम्हारा असली चेहरा मैं जानता हूँ, इसलिए मेरे ऊपर अपने पैतरे बिल्कुल मत आजमाना। विक्रांत वहां से गुस्से में जाने लगा, लेकिन तभी प्रियम उसके रास्ते के सामने आ गई और मासूम सा चेहरा बनाकर विक्रांत को कन्विंस करने लगी। ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे आज तक नहीं पहचान पाए? आज भी मैं तुम्हारी भलाई के लिए आई हूँ और तुम हो कि उल्टा मुझे ही गलत ठहरा रहे हो। तुम और मेरा भला करोगी? मैं जानती हूँ कि तुम बड़े हो चुके हो और वुल्फानो के राजकुमार होने के साथ साथ तुम्हारी अपनी भी जिंदगी है। तुम्हारे ऊपर वुल्फानो की पीढ़ी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। तो प्रियम मुस्कुराते हुए विक्रांत के थोड़ा करीब आई, लेकिन पीछे मारिया को देखकर उसका चेहरा बिगड़ गया। करिश्मा, यहाँ आना। प्रियम के पीछे से एक खूबसूरत और कम उम्र की शी वोल्फ करिश्मा चलती हुई आई। उसकी खूबसूरती को कोई बयान नहीं कर सकता था। दूधिया बदन, नीली आंखें और गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ। करिश्मा मुस्कुराती हुई आई और प्रियम की बगल में खड़ी हो गई। इससे मिलो, ये करिश्मा है। तुम्हारी और करिश्मा की जोड़ी एक साथ बहुत अच्छी लगेगी। इतनी दुनिया घूमी, इतने लोगों से मिली, तब जाके मैंने करिश्मा को अपनी बहू के रूप में पसंद किया है। प्रियम की बात सुनकर विक्रांत को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी शक्ल देखने लगा। हाय विक्रांत, काफी हैंडसम हो। जैसे सुना था बिल्कुल वैसे ही। विक्रांत मुंह टेढ़ा करके खड़ा हुआ था। करिश्मा को जवाब देना तो दूर की बात, वह उसे ढंग से देख भी नहीं रहा था। देखा, तुम लोगों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। दोनों एक दूसरे से मिल लो, एक दूसरे को जान लो, फिर तुम्हारे डैड से बात करके मैं शादी की डेट फिक्स करवा दूंगी, ठीक है? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। वैसे भी तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे लिए लड़की ढूंढने का। जिंदगी में नए लोगों के आने की वजह से इंसान कितना बदल जाता है ना। विक्रांत के एटीट्यूड को देख प्रियम को बहुत ठेस पहुंची। जब उसकी नजर फिर से विक्रांत के पीछे मारिया की ओर गई, तब उसे और गुस्सा आ गया, लेकिन वो अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पी गई और दोनों मुट्ठियों को भींचकर खुद को शांत करने लगी, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर विक्रांत को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। विक्रांत भी उसके इशारे को समझ चुका था। मारिया के सामने विक्रांत ने प्रियम की जो बेइज्जती की थी, वो प्रियम सही नहीं जा रही थी। कभी कभी नए लोग ही अपनों से ज्यादा भले निकलते हैं। आज के बाद अगर तुमने मारिया के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे डैड की वाइफ भी हो। विक्रांत, प्लीज शांत हो जाओ। तभी मारिया ने पीछे से आकर विक्रांत की बाजू को पकड़ लिया। वाओ, क्या बात है! यहाँ पर तो पूरा फिल्मी सीन चल रहा है। विक्रांत प्रियम की बातों से गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ मारिया के कहने पर चुप खड़ा था। तुम दोनों अपनी लव स्टोरी कितनी भी लिख लो, असली हीरोइन तो मैं ही चुनूंगी। अचानक तभी वहां पर अपना गला साफ करते हुए सिकंदर आ गए। उनके आते ही सब सावधान हो गए। सिकंदर के आते ही बात वही के वही खत्म हो गई। वह तीनों लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कुछ देर पहले वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। मारिया ने फौरन अपने और विक्रांत के बीच में 4 कदम की दूरी बना ली। आप सब लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? खाने का समय हो गया है। आप लोगों को जाना है तो जाइए, मुझे भूख नहीं है। विक्रांत के इस रूखे अंदाज को देख सिकंदर उसकी शक्ल देखने लगा। तुम नहीं आओगे तो राजघराने के लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैं तुमसे इतनी छोटी सी चीज करने कह रहा हूँ, इसके लिए तो मान जाओ। सिकंदर की इस बात पर विक्रांत उसे मना नहीं कर पाया। ठीक है, हम आएंगे खाने पर। इतना कहकर विक्रांत ने मारिया के आगे हाथ बढ़ा दिया। प्रियम और सिकंदर बस एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। दिस इज टू मच सिकंदर, अब हद पार हो रही है, ओके? अगर ये लड़की मुझे वहाँ दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर प्रियम गुस्से में अपना पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। विक्रांत के कहने पर मारिया रॉयल डिनर पर आई थी, लेकिन मारिया की घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वैसे भी डिनर पर प्रियम, सिकंदर के अलावा और भी कई खतरनाक लोग मौजूद थे। अपनी लाइफ में पहली बार किसी रॉयल डिनर पर आई हूँ मैं, ऊपर से वो भी इंसानी भेड़ियों का। विक्रांत मारिया की परेशानी समझ गया। टेबल के नीचे विक्रांत ने मारिया का हाथ थाम लिया। रिलैक्स, अब टेंशन फ्री हो जाओ। अगर तुम्हारी एक खड़ूस सौतेली माँ मुझे ऐसे ही घूरती रहेगी तो कैसे टेंशन फ्री हो जाऊं? बस कुछ दिन की बात है,
फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। बाय द वे, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। आज से माया तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखेगी। यस मैम। ये सब क्या है विक्रांत? अब तुम रॉयल फैमिली का हिस्सा हो। इस महल के कायदे कानून सब तुम्हें माया समझा देगी। ये कहते हुए विक्रांत वहां से डिनर फिनिश करके आगे बढ़ गया। ये अच्छा मौका है, इस राजमहल के बारे में सब कुछ जान लेती हूँ ताकि माँ को कैद खाने से निकालकर यहाँ से निकलने में आसानी हो। माया, सबसे पहले तुम मुझे पैलेस घुमाओगी? मैम, इस वक्त रात काफी हो गई है। हाँ तो क्या हुआ, वुल्फानो में तो रात ही दिन है ना। मारिया के ऑर्डर पर माया ने मारिया को रॉयल कोर्ट से लेकर रॉयल ट्रेजरी तक, रॉयल लाइब्रेरी से लेकर रॉयल स्टोर तक सब दिखाया। फिर दोनों रॉयल स्कूल के बाहर आई। बाहर खूंखार भेड़िया खड़े थे जिन्हें देखकर मारिया खौफ खा गई। ओह गॉड, ये तो मुझे ही घूर रहे हैं। डर कर मारिया ने अपने कदम पीछे कर लिए और कसकर माया का हाथ पकड़ लिया। माया भी यहाँ से जाने के बारे में सोच रही थी, पर तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज को सुन वे दोनों चौंक गई। माया के साथ साथ मारिया भी डरते हुए पीछे मुड़ी और ये देख मारिया शॉक्ड रह गई कि उसके सामने एक उम्रदराज शख्स खड़ा है। मारिया ने देखा कि वो शख्स अपनी चमकती आंखों से उसे ही घूर घूर कर देखे जा रहा था। उस शख्स के झुर्रियों से उसका बुढ़ापा साफ झलक रहा था, लेकिन बावजूद इसके उसके चेहरे पर बहुत ही खूंखार भाव मौजूद थे। माया, ये... मारिया, डरो मत। ये वुल्फानो के सबसे वृद्ध भेड़ियों में से एक हलकान सिंह है। हलकान सिंह का नाम सुन मारिया न जाने क्यों अचानक से चुप हो गई, जबकि हलकान सिंह मारिया को घूरते हुए एकदम उसके पास आ गया। समय को कोई नहीं पढ़ सकता। देखो, इतने साल हो गए लेकिन तुम जरा सी भी नहीं बदली रेखा। आज भी तुम उसी तरह जवान हो जैसा कि तुम सालों पहले हुआ करती थी। हलकान, आप गलत समझ रहे हैं। ये रेखा नहीं बल्कि उसकी बेटी मारिया है। मारिया हलकान की बातें सुन आश्चर्य में थी, लेकिन माया ने जैसे ही मारिया की सच्चाई बताई वैसे ही हलकान के रिएक्शन को देख वो शॉक्ड रह गई। क्या ये मारिया है, रेखा की बेटी? फिर रेखा कहाँ है? मेरी माँ कैद खाने में है। मारिया के जवाब को सुन हलकान अचानक से शांत हो गया। उसके कदम कांपते हुए पीछे होने लगे। मारिया ये सब कुछ देख शॉक थी। हलकान सिंह जी, मारिया सच कह रही है। ये रेखा की बेटी है और रेखा अभी भी सिकंदर की ही कैद में है। माया की बातें सुनने के बाद भी हलकान सिंह बस एक टक सा मारिया को देखे जा रहा था, जबकि मारिया के साथ घटे सभी घटनाओं के बारे में धीरे धीरे हलकान सिंह को बताने लगी। इधर मारिया भी गौर कर रही थी कि माया के हर बात के साथ हलकान सिंह पहले से ज्यादा सीरियस हुए जा रहा है, और सब कुछ जानने के बाद वो एकदम मारिया के पास आ गया। तो तुम्हें अपनी माँ की बेगुनाही साबित करनी है? हाँ, पर आप मेरी माँ के बारे में कैसे जानते हैं? मारिया हलकान के बिहेवियर को देख शॉक्ड थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि जिस वोल्फानो में हर कोई उसका दुश्मन है, वहाँ पर एक अनजाना शख्स उससे इस तरह प्यार से बात क्यों कर रहा है। मारिया बिटिया, तुम्हारी माँ रेखा मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई है। वोल्फानो को मैंने कई बार बनते कई बार बिगड़ते देखा है, और रही बात तुम्हारी माँ के बेगुनाही का, तो हाँ, वो बेगुनाह है। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ ने शिव कन्या को नहीं मारा। हलकान की बात सुन इस बार न सिर्फ मारिया बल्कि खुद माया भी शॉक्ड रह गई, जबकि हलकान सिंह ने पूरे आत्मविश्वास से आगे कहा, मारिया बिटिया, मेरे पीछे आओ, मैं रेखा के बेगुनाही का सबूत दूंगा। हलकान की कॉन्फिडेंस से भरी बातें सुन मारिया तुरंत ही हलकान के पीछे जाने लगी, लेकिन तभी माया की आवाज ने उसे चौंका दिया। मारिया, इन सब चीजों के लिए ये सही वक्त नहीं है। माया की बात सुन मारिया एक पल को तो ठिठकी, लेकिन फिर वो हलकान के साथ वहाँ से जाने लगी। माया, मैं अपनी माँ को निर्दोष साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मारिया अपनी माँ को निर्दोष साबित करने के लिए हलकान के साथ चली गई। वहीं दूसरी ओर उसकी माँ रेखा कैद खाने में सोई हुई थी, पर तभी बाहर हो रहे कुछ शोर शराबे को सुन अचानक उसकी आंखें खुल गई। कौन है बाहर? आधी रात के इस वक्त रेखा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके कैद खाने के बाहर कौन है।
वो डर से बाहर की ओर देखे जा रही थी और तभी अचानक सलाखों के बाहर एक साथ कई सारे भेड़िए आकर खड़े हो गए। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? सलाखों के बाहर खड़े भेड़ियों को देख रेखा डरी हुई थी। वो जानती थी कि वोल्फानो में कोई भी ऐसा नहीं जो कि उसे जिंदा देखना चाहता हो। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके सामने खड़े ये भेड़िए उसके मददगार है या उसके दुश्मन। जबकि तभी उनमें से एक भेड़िया आगे आ गया और आश्चर्यजनक रूप से उसने एक झटके में ही उस कैद खाने को खोल दिया। सिकंदर यहाँ किसी भी वक्त आ सकता है रेखा, जल्दी चलो, भागो यहाँ से। पर तुम लोग हो कौन? तुम लोगों को मारिया ने भेजा है क्या? सवाल जवाब का वक्त नहीं रेखा, बस चलो यहाँ से। इस खूंखार भेड़िए की बात सुन रेखा को ना चाहते हुए उन भेड़ियों के साथ जाना पड़ा। जबकि वही दूसरी ओर सिकंदर अपने बेड पर जाने ही वाला था, पर तभी अपने कमरे में गूंजे एक छोटे से अलार्म वॉइस को सुन वो चौंक गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। रेखा मेरे कैद से भाग नहीं सकती। सिकंदर को रेखा के भागने के बारे में पता चल चुका था। वो तुरंत ही विक्रांत के पास गया और विक्रांत को साथ लेकर सीधा कैद खाने की ओर चला गया। याद रखना विक्रांत, आज तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। मैं नहीं जानता कि रेखा मेरे कैद से भाग रही है या किसी दुश्मन ने कैद खाने पर हमला किया है, लेकिन जो भी हो, आज तुम्हें ही इन सब चीजों को रोकना होगा। आज तुम्हें साबित करना ही होगा कि तुम मेरे बेटे हो। सिकंदर की बात पर विक्रांत कुछ भी बोल नहीं पाया। वो बस सिकंदर के साथ साथ तेजी से वोल्फानो के सीमा पर आ गया। विक्रांत के साथ साथ सिकंदर भी गौर से चारों ओर देखे जा रहा था और तभी अचानक दूर से आए किसी के दौड़ने की आवाज सुन वो चौंक गया। सिकंदर ने देखा अंधेरे में कई सारे भेड़ियों के साथ एक लेडी दौड़ती हुई वोल्फानो से दूर होती जा रही है। देख क्या रहे हो विक्रांत? गोली चलाओ। पर ये है कौन? तुम गोली चलाओगे या नहीं? सिकंदर के चिल्लाहट भरे आवाज को सुन विक्रांत ठिठक कर रह गया। वो जानता था कि अगर उसने गोली नहीं चलाई तब खुद सिकंदर ही गोली चला देगा, इसलिए उसने अपने हाथ में थमे उस रिवॉल्वर को तान दिया और अंधेरे में भाग रहे उस साए की ओर फायर कर दिया। विक्रांत इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि उसने किस पर गोली चलाई है, लेकिन गोली जैसे ही उस साए को आकर लगी, वैसे ही हवा में गूंजी एक महिला की चीख ने विक्रांत को चौंका दिया। सिकंदर के कहने पर विक्रांत ने गोली चला दी थी, लेकिन जैसे ही विक्रांत ने किसी महिला को कराहते हुए सुना, वैसे ही उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए। पापा, ये आपने किस पर गोली चलवा दी? उसी पर जो वोल्फानो के कानून को तोड़कर भाग रही थी। तुमने रेखा पर फायर किया है बेटा। विक्रांत चौंकते हुए सिकंदर को देखने लगा। उसके तो मानो होश ही उड़ गए। उसने आगे कुछ और नहीं पूछा, जबकि सिकंदर गुस्से से बड़बड़ाते हुए उस दिशा की ओर बढ़ गए जिधर रेखा दर्द से करहा रही थी। सिकंदर के साथ साथ उसके कई सारे वोल्फ सोल्जर्स भी थे। उन भेड़ियों के मुंह से टपकती लार ये बताने के लिए काफी थी कि सिकंदर सिर्फ रेखा पर फायर करके ही रुकने वाला नहीं था। उसके सारे भेड़िए सोल्जर्स रेखा को झंझोड़ कर खा जाने वाले थे। विक्रांत की चलाई गोली रेखा के पैरों में जाकर लग गई थी और इस वजह से वो अब एक कदम भी आगे बढ़ने के काबिल नहीं थी। रेखा ने उम्मीद भरी नजरों से अपने आसपास खड़े उन भेड़ियों को देखा जो कि उसे वोल्फानो से भगाने में मदद कर रहे थे। मेरी मदद करो, वो लोग इधर ही आ रहे हैं। वो मुझे यही मार देंगे। रेखा के चारों ओर मौजूद भेड़िए अपनी लाल लाल आंखों से रेखा को घूर कर देख रहे थे और तभी उन भेड़ियों का सरदार आगे आया। तुम सिकंदर के ही हाथों मर जाओ, वही अच्छा रहेगा रेखा, क्योंकि अगर हम लोगों ने तुम्हें मारा तो तुम मरने से पहले भी 100 बार मरोगी। उस भेड़िए की बात सुनकर रेखा को मानो धक्का सा लगा। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि जो भेड़िए उसे अभी वोल्फानो से भगाने में मदद कर रहे थे, वही भेड़िए अब उसे मार डालने की बात कर रहे हैं। वो डर से उन भेड़ियों को देखने लगी। ऐसे मत देखो रेखा, हम लोग तुम्हारे रक्षक नहीं, तुम्हारे भक्षक हैं। भक्षक। अफसोस, इतने सालों में तुमने कुछ भी नहीं सीखा।
शिव कन्या के खून में भी तुम ही फंसी थी और अब देखो फिर से वही हो रहा है। तुमने गलत किया है, लेकिन तुम समझते हो कि तुम ये सब करके भी बच जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। मैं पहले की तरह अकेली नहीं हूँ। यहाँ मेरी बेटी मारिया भी है, और देखना मारिया तुम सबका पर्दाफाश करके रहेगी। रेखा को अभी भी पलटकर जवाब देता देख उस खूंखार भेड़िए ने घूर कर रेखा को देखा। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो अभी रेखा को चीर कर खा जाएगा, लेकिन सिकंदर को तेजी से इस ओर आता देख उसने रेखा को उसके हाल में छोड़ा और अपने साथियों के साथ वहां से भाग गया। रेखा दर्द से करहाती उस घने अंधेरे जंगल में अकेली थी। इसके अलावा उसका एक डर यह भी था कि सिकंदर उसे जिंदा छोड़ेगा या नहीं, लेकिन उसकी आंखों में मारिया नाम की उम्मीद अभी भी मौजूद थी। इधर मारिया अपनी मां के हाल से पूरी तरह से अनजान हल्कान के साथ उसके अड्डे की ओर जा रही थी। वोल्फानो में आने के बाद से ये पहली बार था जब कोई इस तरह से मारिया की मदद करने को तैयार था। बाबा, माया जो कह रही थी वो सच है क्या? आपने सच में वुल्फानो को कई बार बनते बिगड़ते देखा है? हाँ बेटी, सालों पहले मैंने ही इस वुल्फानो की नींव रखी थी। मुझे उम्मीद थी दुनिया में रहने वाले हर शापित लोग यहाँ आकर शांति से रह सकेंगे, लेकिन समय का खेल कोई भी नहीं समझ पाया है। जैसे जैसे दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर लोग आने लगे, वैसे वैसे यहाँ पर भी सत्ता और पहचान पाने का खेल शुरू हो गया। तुम जो आज इस सिकंदर को राजा के रूप में देख रही हो, उसे मैंने अपनी आंखों के सामने